हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल खुशी फाउंडेशन एकेडमी। ओके, सो CUET UG 2026 के सीरीज में हमने कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का PYQ क्वेश्चंस को सॉल्व किया, सिलेबस डिस्कशन किया। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट वन शॉट देखने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले हम सिलेबस देख लें कि एक्चुअल हमारा सिलेबस होने क्या वाला है। तो यहाँ पे मैंने मेन टॉपिक्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो जो हमारे सब टॉपिक्स हैं वो सब टॉपिक्स को मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में डिफाइन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो आप सिलेबस डिस्कशन का वीडियो प्रेफर कर सकते हो, आपको सिलेबस वहां से क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि और जो भी स्टूडेंट यहाँ पे है कि उसे सेक्शन ए किसे करना है, सेक्शन B1 किसे करना है, सेक्शन B2 किसे करना है। ठीक है, तो और इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा आपको पहले से ही पता होगा कि ये जो हमारा CUET UG 2026 का कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का सीरीज जो है ये लेटरल स्टूडेंट्स एंड रेगुलर सबके लिए वैलिड है। ठीक है, तो ये चीज आप सबको क्लियर होगा। ओके, तो लेट मी इरेज द पार्ट। ओके, तो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल अभी मैं यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमारा सिलेबस में क्या क्या पार्ट्स हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सेक्शन ए में अपने को सेक्शन ए में हमें तो सेक्शन ए में हमें पढ़ना है डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है, उसके सारे कॉन्सेप्ट हम रीड आउट कर रहे होंगे। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का सेकंड पार्ट, इसमें हमारे कुछ फंक्शंस आएंगे वो हम वहां पे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ कंप्यूटर नेटवर्क के सारे टॉपिक्स हम पढ़ रहे होंगे। तो ये जो चार टॉपिक्स हैं आपके A1 में आता है। ठीक है, इसके बाद के जो टॉपिक्स आपके फाइल हैंडलिंग हो गए, एक्सेप्शन हो गए, स्टैक, क्यू, सर्चिंग, सॉर्टिंग, अंडरस्टैंडिंग डेटा, ये सारे टॉपिक्स। इसके साथ साथ B1 के जो कुछ टॉपिक्स हैं वो डेटाबेस कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स। तो ये जो इतने सारे टॉपिक्स हैं वो आपके B1 में आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बता दूं कि कोई भी स्टूडेंट्स को या तो A+B1 करना होता है, ठीक है, या तो फिर उसे A+B2 करना होता है। ठीक है, तो B2 में उसे क्या पढ़ना है, देखो तो B2 में उसे SQL पढ़ना है, डेटाबेस क्वेरी का। ठीक है, जैसे डेटाबेस में जो क्वेरीज होते हैं और वो कौन से हमें लैंग्वेज यूज करना है, SQL यूज करना है। ओके, हैंडलिंग, कौन सा डेटाबेस हैंडलिंग यानी डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास, तो पांडास लाइब्रेरी का यूज करके हमें डेटा हैंडलिंग करने का तरीके, मेथड्स, ठीक है, एंड अदर फंक्शंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पढ़ रहे होंगे। ओके, और इसके बाद हम मैटप्लॉटलिब जो हमारा लाइब्रेरी होता है पाइथन का, जहाँ पे हमें सारे के सारे प्लॉटिंग करते हैं, ग्राफ्स वगैरह यहाँ जो आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ रहे होंगे। इसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क का डिस्कशन कर रहे होंगे, सोसाइटल इम्पैक्ट्स पढ़ रहे होंगे एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो ये जो हमारे सारे के सारे हैं ये बेसिकली सिलेबस है पूरा का पूरा हमारा CUET UG के CS IP का सिलेबस। ठीक है, ये हमारे मेन टॉपिक्स हैं। अगर आपको इसका पूरा ओवरव्यू जानना है, पूरा डिस्कशन जानना है, तो आप हमारे सिलेबस डिस्कशन के वीडियो को प्रेफर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ एक चीज और, यहाँ पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हमारे इस तरीके के और ज्यादा वन शॉट दिखाई दे रहे होंगे और इस टाइप के एजुकेशनल कंटेंट आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको CUET UG 2026 कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट कोर्स मिल रहा होगा, जहाँ पे हमने सिलेबस डिस्कशन, PYQ क्वेश्चंस सॉल्व करके रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमारा वन शॉट का सीरीज भी आ रहा है इसी में। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो अगर आपको ये जो हमारे वीडियोस के लेक्चर नोट्स हैं, अगर आपको इनको वीडियोस को डाउनलोड करना है तो आप हमारे वेबसाइट खुशीफाउंडेशनacademy.com से डाउनलोड कर सकते हो। वहां आपको सर्विसेज सेक्शन में फ्री नोट सेक्शन में जाना है, तो वहां पे आपको सारे के सारे फ्री नोट्स प्रोवाइडेड है। ठीक है, ये कम्प्लीटली फ्री है, इसके लिए आपको कोई चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, तो आज मूव ऑन करते हैं हम अपने पहले चैप्टर की तरफ। ओके, तो जो हमारा पहला चैप्टर था वो था हमारा डेटाबेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डेटाबेस कॉन्सेप्ट होता क्या है। ठीक है, तो डेटाबेस के कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम ये देखें कि डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा दैट कैन इजीली एक्सेस, मैनेज्ड एंड अपडेटेड। ठीक है, तो एक डेटाबेस की इस तरीके से समझा जा सकता है कि मान लो हमारे पास नंबर ऑफ डेटाज हैं। डेटा आप सभी जानते हो रॉ फैक्ट्स होते हैं, तो मान लो हमारे पास बहुत सारे डेटा है, तो इन सभी डेटा का जो कलेक्शन हो जाएगा वो हमारा, उसे हम कहते हैं डेटाबेस। लेकिन एक चीज उसमें ऐड ऑन होता है कि वो डेटाबेस होगा जिससे हम इजीली एक्सेस कर सके, मैनेज कर सके एंड अपडेट कर सके।
तो ये कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिन्हें हम उसमें परफॉर्म कर सकें, ठीक है, लाइक दैट कि स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, बैंक मैनेज अकाउंट्स, लाइब्रेरी सिस्टम, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि स्टूडेंट रिकॉर्ड, मान लो बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट हैं, तो उनका जो हमें डेटा रिकॉर्ड करना होता है तो हम डेटाबेस में रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे मान लो एक अटेंडेंस रजिस्टर है, ठीक है, तो अटेंडेंस रजिस्टर में टीचर आते हैं, सभी बच्चों के नाम को नोट कर लेते हैं और उनकी अटेंडेंस रेगुलरली अपडेट करते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज देखो, वो एक तरीके से इजिली एक्सेसिबल भी है, मैनेजेबल भी है एंड अपडेटेबल भी है। तो एक तरीके से जो हमारे स्टूडेंट्स हो गए, तो स्टूडेंट्स हमारे क्या हो गए, स्टूडेंट को हम कह सकते हैं कि वो एज अ रॉ डेटा है, ठीक है, और उन सभी का जो कलेक्शन हो गया, वो कलेक्शन ही हमारा क्या हो गया, डेटाबेस, ठीक है। तो ये चीज आप समझ में आया कि डेटाबेस होता क्या है। ओके, लाइक दैट बैंक अकाउंट्स भी इसी तरीके से वर्क कर रहे होते हैं, लाइब्रेरी सिस्टम, ठीक है। अब ये चीज समझो कि डीबीएमएस क्या होता है, ठीक है। तो डीबीएमएस का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या, देखो जो हमने बताया अटेंडेंस रजिस्टर वाला काम, अगर ये सारा काम को हम एक तरीके से मैनेजमेंट में रखें तो उसे ही कहा जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमें ये सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए ये तरीके फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लो कि हमें कोई भी यहाँ पे डेटाबेस में, हमें कोई भी यहाँ डेटाबेस में, जैसे मान लो यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड को हमें मेंटेन करना है, एक्सेस करना है, मैनेज करना है, अपडेट करना है, तो इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की नीड होगी। तो वही सॉफ्टवेयर कंप्लीट मैनेजमेंट जो करते हैं उन्हें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। इसमें आपका जो क्रिएशन हो गया, मैनेजमेंट हो गया, मैनिपुलेशन हो गया, वो डेटाबेसेस में होते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स होंगे इसके, माई एसक्यूएल, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर। तो आपसे वहां सीयूईटी के एग्जाम में इस क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कौन कौन से एग्जांपल नहीं है, नॉट, तो वहां पे आपको 3 दे देंगे, बाकी के अंदर को एग्जांपल दे देंगे। तो आपको ये सारी चीज अच्छे से क्लियर करके जानी है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आरडीबीएमएस। तो आरडीबीएमएस क्या होता है, तो आरडीबीएमएस समझो आप, जैसे हमने डीबीएमएस पढ़ा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसी तरह हम आरडीबीएमएस को समझते हैं कि आरडीबीएस मींस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो देखो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि आप वेरियस टाइप से डेटा को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आरडीबीएमएस क्या कहता है कि हमें डेटा को स्टोर करना है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, टेबल मींस रिलेशंस, ठीक है। तो अगर मान लो हमारे पास, देखो यहाँ पे हमारा ये रो हो गया, ठीक है, ये हमारा कॉलम हो गया, ठीक है। तो जब हम रो एंड कॉलम में, मींस रो एंड कॉलम में, जब हम, अगर हम रो एंड कॉलम में अपने डेटा को यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, तो वही जो हमारा कंप्लीट जो सिनेरियो होता है, उस सिनेरियो को हम क्या कहते हैं, वो जो सिनेरियो होता है वो हमारा होता है आरडीबीएमएस, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। जैसे सपोज कि किसी स्टूडेंट की आईडी है 1, उसका नेम है ए एंड उसका एज है 20, तो ये जो पूरा का पूरा है ये हमारा स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, मींस डेटा है, और इसी को हमने स्टोर कर लिया है, तो ये हमारा डेटाबेस हो गया, ठीक है। तो जब इसमें हम इजिली मैनेज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज और आप यहाँ अच्छे समझो कि जो रोज होते हैं उन्हें आरडीबीएमएस में टपल्स कहे जाते हैं, और जो कॉलम्स होते हैं उन्हें एट्रीब्यूट्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो जैसे हमें मेन पढ़ना है तो आरडीबीएमएस, ठीक है, तो आरडीबीएमएस में हम अब कंस्ट्रेंट्स पे फोकस करते हैं। तो कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं भाई, तो कंस्ट्रेंट्स आर रूल अप्लाइड ऑन टेबल कॉलम्स टू मेन डेटा इंटीग्रिटी, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट्स बेसिकली वे रूल्स होते हैं जो कि टेबल्स के कॉलम्स में अप्लाई किए जाते हैं, जिससे कि डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जा सके, एक्यूरेट डेटा हमें मिल सके, और उसकी रिलायबिलिटी भी मेंटेन रहे, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ कॉन्स्टेंट्स प्रोवाइड करता है कौन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डीबीएमएस। तो अभी हम कौन सा डीबीएमएस पढ़ रहे हैं, हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं, आरडीबीएमएस, ठीक है। तो इसमें हमें पहला कंस्टेंट क्या मिलता है, प्राइमरी की कंस्टेंट, ठीक है। तो प्राइमरी की कंस्टेंट होते क्या है, देखो ये प्राइमरी की क्या करता है, इंश्योर यूनिकनेस प्लस नॉट नल, ठीक है। तो लेट सपोज कि हमारे पास कोई टेबल है, ठीक, उस टेबल में हमारे पास
कोई आईडी है, ठीक है, मान लो हमारे पास कोई रोल नंबर 1 नाम से आईडी है और रोल नंबर 1 वापस नाम से आईडी है। अगर हमने दो रोल नंबर बना दिया, दोनों रोल नंबर को सेम रख दिया, तो ये बताओ कि अगर हमें एक्सेस करना हो तो क्या इजिली एक्सेस कर सकते हैं? क्या हमें एक्यूरेट डेटा मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज समझो कि अगर हमें, तो प्राइमरी की यही करता है कि अगर हम किसी भी रो में या फिर किसी भी कॉलम में, तो सबसे पहले आप ये चीज समझो कि अगर हमारे पास जो रो है, तो रो जो है हमारे क्या है, देखो आप वापस समझो, तो रो जो है हमारे टपल्स हो गए और कॉलम्स हमारे क्या, एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे हमने आईडी बना दी, ठीक है, तो हम अगर आईडी को सेम रखते हैं तो हम इजिली एक्सेस कर सकते हैं, डेटा एक्सेस तो कर सकते हैं, बट वो डेटा हमारा एक्यूरेट नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्राइमरी की कांस्टेंट। देखो आपने, मैंने बताया था ना कि रूल्स अप्लाई होते हैं कहाँ, कॉलम्स पे, ऑन टेबल के कॉलम्स पे रूल अप्लाई होते हैं। जैसे आईडी पे रूल अप्लाई हो गया, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास फोन नंबर है, तो किसी स्टूडेंट का फोन नंबर भी सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो फोन नंबर हो गया, तो फोन नंबर वाला भी कॉन्सेप्ट में आ जाएगा कि मान लो फोन नंबर, तो इनकेस अगर फोन नंबर सेम होता भी है तो उसका हमारा मान लो डीओ भी सेम नहीं होगा। तो इस तरीके से हम कुछ कॉलम्स को क्या करते हैं, कंस्टेंट्स यानी कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। और वही रूल्स जो हमारे यहाँ पे है। तो देखो प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की कांस्टेंट बेसिकली वो है कि यूनिकनेस को आइडेंटिफाई करता है और वो नॉट नल, कभी भी वो नल नहीं रह सकता है, मतलब वहां कोई ना कोई वैल्यू होनी ही चाहिए, ठीक है। आगे समझते हैं, ठीक, ओनली वन प्राइमरी की पर टेबल, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्या था कि ये यूनिक होता है, नॉट नल होते हैं, एक प्राइमरी की एक टेबल में होने चाहिए, मतलब केवल एक टेबल में केवल एक प्राइमरी की हो सकते हैं। ये नहीं हो सकता है कि हम आईडी को ही प्राइमरी की बना दे और डीओ भी कोई प्राइमरी की बना दे, नो, इट्स नॉट अलाउड। हम सिर्फ और सिर्फ केवल एक प्राइमरी की को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैन बी सिंगल कॉलम और कंपोजिट। देखो प्राइमरी की या तो कोई सिंगल कॉलम हो सकता है या फिर उसका कंपोजिशन कॉलम हो सकता है, ठीक है। तो सब चलिए यहाँ पे हम समझते हैं, ठीक है। तो लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। तो यहाँ पे हमने क्या दिया, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, क्रिएट करो क्या, स्टूडेंट्स नाम की टेबल को। अब उसमें क्या करो, स्टूडेंट की आईडी बनाओ जिसमें उसे इंटीजर वैल्यू की प्राइमरी की बना दो, ठीक है। अब स्टूडेंट आईडी को हमने प्राइमरी की बना दिया और नेम को हमने वेरकर में रख दिया और एज इंट। ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ना, वेरकर, इंटीजर, ये सारा चीज हम आगे नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको मैं समझाऊंगा, अभी आप मेन इसे फोकस करो कि प्राइमरी की है क्या, मीन्स कॉन्स्टेंट्स हैं क्या। तो देखो अगर मान लो यहाँ पे आप वैलिड इंसर्ट समझते हैं, अगर मान लो हमें स्टूडेंट्स में वैल्यूज में वन अमन डालकर अमन की वैल्यूज को और उसके बाद हमने एज को वहां पे इनपुट कर दिया, ओके। अब हमने क्या किया, वापस से सेम रोल नंबर पे सेम डेटा नहीं फीड किया, बस हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर सेम रखा है, बाकी हमारा राहुल अलग है, एज अलग है। बट अगर हमने आईडी को प्राइमरी की बना दी है तो सेम रोल नंबर वहां पे नहीं जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा इशू, डुप्लीकेट प्राइमरी की, ठीक है। तो ये चीज आप समझो कि प्राइमरी की कांस्टेंट अगर हमने बना दिया है तो वो केवल और केवल यूनिक वैल्यू और नॉट नल वैल्यूज ही लेते हैं। इसके अलावा मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, ओके। तो नेक्स्ट कांस्टेंट है हमारा फॉरेन की कांस्टेंट्स, ठीक है। देखो फॉरेन की कांस्टेंट क्या होते हैं, तो फॉरेन की कांस्टेंट बेसिकली क्या करते हैं, रिफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखते हैं। इसका मतलब समझो कि मान लो अगर हमारे पास कोई टेबल है, मैं ऐसे समझा सकता हूँ आपको कि अगर मान लो हमारे पास कोई टेबल है इम्प्लॉय के नाम से, ठीक है, तो मान लो इम्प्लॉय की आईडी हो गई और इम्प्लॉय का नेम हो गया, ठीक है। अब बताओ कि अगर हमें इम्प्लॉय का वर्क स्पेस चेंज करना हो, कि मान लो पहले वो सीएसई के डिपार्टमेंट में था, अब उसे हमें चेंज करना हो कि वो किसी और डिपार्टमेंट में आए, ठीक है। तो क्या हम पूरे टेबल में चेंजेस करेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस ले लेते हैं उस मेन टेबल का, ओके, और वहां पे हम उसके आईडी के थ्रू यहाँ पे उसके डिपार्टमेंट को चेंज कर देंगे। तो हमें मेन डेटा में कोई चेंजेस या फिर कोई मॉडिफिकेशन करने की नीड नहीं हुई। हमने क्या किया, एक रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के थ्रू यानी एक रेफरेंस के थ्रू हमने दो सेकंड टेबल में चेंजेस किए और सेकंड टेबल के थ्रू हमारा डेटा वहां पे मिल रहा होगा, करेक्ट, ओके। तो ये क्या करता है, फॉरेन की कंसेप्ट बेसिकली लिंक करता है एक टेबल को दूसरे टेबल से, और वो भी रेफरेंस, एज ए रेफरेंस। इसका यूज क्या है वो भी आपको मैंने क्लियर कर दिया, ओके। तो मान लो
अगर हमारे पास मान लो हमने क्या किया कि एक टेबल बनाया जिसमें डिपार्टमेंट्स हैं, जिसके डिपार्टमेंट आईडी को हमने प्राइमरी की मतलब यूनिक बना दिया, ओके, एंड डिपार्टमेंट का नेम बना दिया जो कि हमारा वर्कर होगा। ठीक है, अब हमने सीधे क्या किया कि क्रिएट किया एक टेबल एम्प्लॉय का, और इसमें एम्प्लॉय की आईडी को प्राइमरी की बना दिया और नेम को और डिपार्टमेंट आईडी, एंड फॉरेन की क्या किया डिपार्टमेंट आईडी एज अ रेफरेंसेस, और उसके बाद हमने क्या किया डिपार्टमेंट्स के डिपार्टमेंट आईडी से फॉरेन की बना दिया। ओके, तो अब देखो मान लो कि हमने इनवैलिड इंसर्ट क्या किया, अगर हमने डायरेक्ट क्या करते हैं कि इंसर्ट इनटू वैल्यूज 1 को सीधा इंसर्ट करते हैं रवि और डायरेक्टली यहाँ पे इंसर्ट, तो ये जो हमारा डिपार्टमेंट आईडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। ओके, तो अभी देखो इसका कॉन्सेप्ट समझो कि मान लो हमने पहले क्या किया डिपार्टमेंट्स बनाया जिसमें हमने डिपार्टमेंट की एक आईडी बना दी और उसके बाद हमने डिपार्टमेंट का नेम बना दिया। अब ये डिपार्टमेंट आईडी को हमने क्या किया है फॉरेन की के थ्रू एम्प्लॉय टेबल से जोड़ दिया है। तो अब जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं तो हमारी एम्प्लॉय की आईडी बनेगी, ठीक है, और उसके बाद जब हम मान लो एम्प्लॉय को इंसर्ट कर रहे हैं तो हम वहाँ डिपार्टमेंट आईडी के थ्रू इंसर्ट कर देंगे कि अगर मान लो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट की आईडी 1 है, डिपार्टमेंट की आईडी CSE है, मान लो CSE हमने लिख दिया, और उसके बाद हमने जो भी यूजर का नेम यानी जो भी एम्प्लॉय है तो उसका नेम हमने लिख दिया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बेसिकली हमारा ये है कि हम मेन टेबल में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, हम उसके रेफरेंस वाले टेबल में चेंजेस करेंगे जिससे हमारी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। ठीक है, और उससे हमारा रिलायबिलिटी भी मेंटेन रहता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिक कंस्टेंट्स। तो यूनिक कंस्टेंट्स क्या होते हैं? तो यूनिक कंस्टेंट्स का मतलब क्या होता है कि इंश्योर्स ऑल वैल्यूज आर यूनिक। ठीक है, तो जब मान लो अगर हम कहते हैं कि अगर हमारे पास स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है तो स्टूडेंट्स रिकॉर्ड में अगर हमारे पास ईमेल आईडी हो तो क्या ईमेल आईडी कई बच्चों की सेम हो सकती है? इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं वहां पे हम यूज करते हैं यूनिक कंस्टेंट। वो क्या करता है कि वो पूरे के पूरे डेटा में डायरेक्टली लगा देगा क्या कि ये जो वैल्यू है वो यूनिक होना चाहिए, अगर वो यूनिक नहीं होगा तो वहां पे डुप्लीकेसी का एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज से हमारा एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो इन्हीं सारे रूल्स को अप्लाई करके हम एक्यूरेसी तो मेंटेन कर रहे हैं, रिलायबिलिटी हमारा मेंटेन हो रहा है। ओके, तो अभी हम क्या किए क्रिएट करेंगे टेबल यूजर्स, यूजर आईडी को प्राइमरी के बना दिया और ईमेल को हमने यूनिक कर दिया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट। और एक चीज और समझो, ये जो है हमारा क्या करता है नल वैल्यूज को अलाउ करता है, जबकि प्राइमरी की हमारा नल वैल्यूज को अलाउ नहीं करता है। तो ये चीज आप ध्यान देना, पेपर में ये लोग डायरेक्टली ऐसे ही पूछते हैं। CUET का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि प्राइमरी की जो होता है वो क्या करता है नल वाले वैल्यूज को अलाउ करता है? तो नहीं करता है, नॉट नल होना चाहिए, उसमें नल वैल्यूज अलाउ नहीं होंगे। बट जो यूनिक हमारा कंस्टेंट होता है वो हमारा नल वैल्यूज को अलाउ करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेक कंस्टेंट्स। ठीक है, तो चेक कंस्टेंट बेसिकली क्या है, अप्लाई करता है कंडीशन ऑन वैल्यूज। अगर हमारे पास कोई वैल्यू है उससे हमें कोई कंडीशन अप्लाई करनी है तो उसके लिए हम चेक कंस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, तो देखो क्रिएट करो क्या भाई, तो टेबल करना है एम्प्लॉयज नाम का, एम्प्लॉय नाम का टेबल बना दिया। अब वहां पे हमने क्या कर दिया कि एक कंडीशन लगा दिया कि अगर एम्प्लॉय की एज 18 है या फिर 18 से बड़ी है, ठीक है, या तो एज 18 से बड़ी है या तो फिर एज 18 से वो है, तो वहां पे चेक कर लो और तभी वहां पे डेटा इंसर्ट करो, अदरवाइज वहां पे हमारा मान लो कोई एरर को शो करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी चली जाएगी, फिर एज में जब इनपुट होगा तो वहां पे इंसर्शन होगा, तो फिर वही होगा कि एज जो हमारा है 18 या 18 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आप समझो। ओके, तो नेक्स्ट कंस्टेंट है हमारा डिफॉल्ट कंस्टेंट। तो डिफॉल्ट कंस्टेंट क्या होता है, ये बेसिकली करता है डिफॉल्ट वैल्यू। देखो मान लो हमारे पास अगर हमने एक कोई वेरिफिकेशन की टेबल बनाई है, तो वेरिफिकेशन की टेबल मतलब क्या है समझो। जैसे मान लो आपने कई जगह साइट्स पे देखी होगी कि अगर आप कोई अपना ईमेल पुट करते हो तो ईमेल पुट करने के बाद आपको एक वेरिफिकेशन का लिंक आता है। ठीक है, तो वो वेरिफिकेशन लिंक आप जब क्लिक करते हो तो जो आपका जो स्टेटस होता है उसका कि आपका अकाउंट है वो वेरीफाइड हो गया है। तो क्या होता है यहाँ पे देखो, इसका बैकएंड में प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले मान लो कि अगर हमारे पास वेरिफिकेशन टेबल है कोई भी, तो उसमें हमने क्या किया जैसे ही आपने अपना ईमेल डाला तो उसकी हमने डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी पेंडिंग, मतलब उसकी स्टेटस अभी क्या है पेंडिंग, और जैसे ही आप यहाँ वेरिफिकेशन लिंक पे क्लिक करते हो तो इसे हम अपडेट करके क्या कर देते हैं वेरीफाइड। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट यही है।
देखो यहाँ पे जैसे क्रिएट करो टेबल ऑर्डर्स की, जिसमें ऑर्डर आईडी को इंटीजर वैल्यू बना दो, स्टेटस को क्या कर दो पेंडिंग, यानी हम ऑलरेडी डिफॉल्ट में स्टेटस को पेंडिंग में रख दिया है, ठीक है। ऑर्डर्स की टेबल बनाई, ऑर्डर की आईडी बनाई और उसकी स्टेटस को भी पेंडिंग में रख दिया। तो बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इसी तरीके से होता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कीज। तो कीज क्या होते हैं इनको समझते हैं, ठीक है। तो बेसिकली की का जो कॉन्सेप्ट होता है सेम एज कॉन्स्टेंट्स वाला ही कॉन्सेप्ट होता है। ये भी बेसिकली वही काम करते हैं जो हमारे कॉन्स्टेंट्स काम करते हैं, बट कॉन्स्टेंट्स एज अ रूल अप्लाई होते हैं और की वो डायरेक्टली कॉलम में अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो हम समझते हैं कि की क्या होते हैं और की के कौन कौन से टाइप हैं और किस तरीके से इन्हें अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब समझो आप। तो पहला की हमारा कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की मतलब ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो कुड बी अ कैंडिडेट की। तो समझो, मान लो हमारे पास एक स्टूडेंट की टेबल है। स्टूडेंट की टेबल में हमने क्या किया, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था कि एक मान लो स्टूडेंट की आईडी है, एक मान लो स्टूडेंट का ईमेल है, एक मान लो स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ है, एक मान लो स्टूडेंट का आधार नंबर है। तो हम इसमें से, और एक मान लो मैं आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे वो कह सकता हूँ कि मान लो इसका यहाँ पे विलेज नेम है, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे हम आईडी एक यूनिक डिफाइन कर सकते हैं, ईमेल भी एज अ सम टाइम यूनिक डिफाइन कर सकते हैं, बट मान लो अगर कोई दो स्टूडेंट का फादर सेम हो तो उनके ईमेल भी सेम हो सकते हैं, ठीक है, या फिर दो स्टूडेंट के डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकते हैं। तो कैंडिडेट की बेसिकली वे कीज होते हैं जो भी रो को पूरे यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा हो। तो यहाँ मान लो हमने आईडी को कर सकते हैं, आधार नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे कैंडिडेट की हो जाएंगे। तो बेसिकली कैंडिडेट की वे कीज होते हैं जो हमारे एक तरीके से ईमेल को भी कह सकते हो, क्योंकि ईमेल भी एज अ रेयर केसेस में ही बहुत सेम होते हैं, बट एज वेल एज जहां तक हम जानते हैं तो ईमेल भी हमारा सेम नहीं होता है। ओके, तो हम ईमेल को भी एज अ कैंडिडेट की कंसीडर कर सकते हैं, बट इन केस मान लो उसके फादर सेम है तो वहां वो कैंडिडेट की एज अ वर्क नहीं कर रहा होगा। तो वहां हम क्या करते हैं, लेट सपोज कि आधार नंबर है तो आधार नंबर को हमने कैंडिडेट की बना दिया, आईडी को हमने कैंडिडेट की बना दिया। तो कैंडिडेट की बेसिकली वही की होते हैं जिसमें आपके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हो किसको, रो को। मतलब अगर हमारे पास जो डेटा है यानी जो भी रो है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाले एट्रीब्यूट्स को क्या करते हैं यहाँ पे, कैंडिडेट की। यहाँ पे देखो, तो सारे के सारे पॉसिबल एट्रीब्यूट्स आपको जो भी यूनिक आइडेंटिफाई कर रहे होंगे वो आपके कैंडिडेट की हो जाएंगे, ठीक है। अब सेम इसी चीज को समझो एज अ रिलेट करके कि जो भी हमारे कैंडिडेट की हमने बनाया है, ठीक है, जो हमने कैंडिडेट की बनाया है वो कैंडिडेट की से किसी एक को उठा लो, वही हमारा प्राइमरी की होता है। मतलब सिलेक्टेड कैंडिडेट की इज नोन एज प्राइमरी की। मतलब अगर मान लो हमने आईडी बनाया, आधार नंबर और ईमेल को ही मान लो हमने कैंडिडेट की बना दिया, तो इन तीनों में से किसी एक को हम प्राइमरी की डिफाइन करते हैं। तो लेट सपोज हमने आधार नंबर को यहाँ पे प्राइमरी की डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो ये जो हमारा की होगा यहाँ पे वो हमारा हो गया प्राइमरी की, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोजिट की। तो कंपोजिट की क्या होता है, चलिए इस चीज को समझते हैं। ओके, तो कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कॉलम्स यानी मल्टीपल एट्रीब्यूट्स का जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है वो कंपोजिट की होता है, ठीक है। अब समझो, मान लो मैंने आपको उस टाइम बताया था कि जो प्राइमरी की होता है या तो वो सिंगल भी हो सकता है या फिर कंपोजिशन में हो सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक इनरोलमेंट टेबल बनाया जिसमें स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी, और क्या क्या किया हमने कि प्राइमरी की किसको बना दिए, स्टूडेंट आईडी को और कोर्स आईडी को। तो ये जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है ये कंपोजिट की का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमने स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी को एज अ कंपोजिशन में रखा हुआ है और उससे हमने प्राइमरी की बना के रखी हुई है, ठीक है। अब समझते हैं नेक्स्ट हमारा फॉरेन की। तो फॉरेन की को भी हमने पहले वीडियो में पहले ही बता के रखा हुआ है, जैसे जहां हमने फॉरेन की कॉन्स्टेंट को समझाया था, ठीक है। तो फॉरेन की कॉन्स्टेंट हमने क्या बताया था कि वो क्या करता है, लिंकिंग एज अ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वर्क कर रहा होता है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुपर की। सुपर की क्या होता है, ठीक है, एनी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई रो, ठीक है। तो एनी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज रोज,
ठीक है, जैसे मान लो स्टूडेंट आईडी हो गया, स्टूडेंट आईडी हो गया यहाँ पे, और नेम में हमारे स्टूडेंट आईडी हो गया, ठीक है। तो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, तो यानी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, तो इस तरीके से समझे कि दो या दो से अधिक, मान लो इस तरीके से सेट बनाते हैं हम किसी एट्रीब्यूट्स का, जो कि हमारे रो को यूनिक आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सुपर की कहते हैं, ठीक है। आप देखते हैं हम अल्टरनेट की, ठीक है। तो अल्टरनेट की क्या होते हैं, कैंडिडेट कीज नॉट चूजन एज अ प्राइमरी की, ठीक है। तो जैसे मान लो हमने वहां आईडी को, ठीक है, मान लो हमने ईमेल को, ठीक है, और मान लो हमने आधार नंबर को, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया था, आधार नंबर को बना दिया था, ओके। तो ये तीनों हमने क्या बनाया था, ये तीनों हमारे बने थे कैंडिडेट की, ठीक है। तो ये हमारा कैंडिडेट की हो गया था। अब देखो हमने क्या किया था, फिर आधार नंबर को यहाँ से प्राइमरी की बना दिया। तो जो बचे हुए दोनों हैं, आईडी एंड ईमेल, दैट इज नोन एज अल्टरनेट की। तो सारे के सारे वे कैंडिडेट की जो कि प्राइमरी की एज अ चूज नहीं किए गए होते हैं, उन्हें हम अल्टरनेट की कहते हैं, ठीक है। आई गेस आपको सही से समझ में, क्लियरिटी के साथ समझ में आ रहा होगा, ओके। इफ एनी इशू आप हमें कमेंट आउट कर सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेटाबेस आर्किटेक्चर, ओके। डेटाबेस आर्किटेक्चर इज द मोस्ट आईएमपी टॉपिक फॉर सीयूईटी। बेसिकली टॉपिक्स तो इंपॉर्टेंट सारे के सारे हैं, और मैंने काफी शॉर्ट नोट्स बना के रखे हुए हैं जिससे आप इजिली रिवीजन कर सको, और यहाँ पे मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट इसलिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ओके। तो नेक्स्ट है हमारा, समझते हैं डेटाबेस आर्किटेक्चर। तो डेटाबेस आर्किटेक्चर होता क्या है, ठीक है। तो एक्सटर्नल लेवल, व्यू लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल एंड इंटरनल लेवल, ठीक है। तो इस तरीके से समझो कि मान लो अगर हमारे पास इस तरीके से समझो कि अगर हमारे पास कोई बुक है, ठीक है। तो अगर हम, लेट मी चेंज, हाँ ओके। तो अगर मान लो हमारे पास कोई बुक है, ठीक है। तो बुक हमें दिख रहा है, बट बुक के पीछे की सारी चीजें हमें नहीं दिख रही हैं, ओके। यही चीज हम इस तरीके से यहाँ विजुलाइज कर सकते हैं कि मान लो हमको डेटाबेस का, जैसे हमने स्टूडेंट का, हमें आईडी दिख रहा, रोल नंबर दिख रहा, उससे रिलेटेड हमारे सारे कंटेंट दिख रहे हैं, बट वो कौन सी स्कीमा पे है, उसका कॉन्सेप्चुअल स्कीमा क्या है, ठीक है, उसका फिजिकल डेटाबेस क्या है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये चीज हम समझते हैं। देखो, तो एक्सटर्नल लेवल क्या होता है, यानी व्यू लेवल। व्यू लेवल मीन्स व्हाट यूजर सी, यूजर को जो दिखता है उससे हम एक्सटर्नल लेवल एज कंसीडर करते हैं, ठीक है। डिफरेंट यूजर्स डिफरेंट व्यूज, अलग अलग यूजर को अलग अलग व्यू दिखेगा। मतलब एक स्टूडेंट आया अपना लॉगिन किया तो उसकी आईडी दिख रही है, दूसरा स्टूडेंट आया लॉगिन किया उसकी आईडी दिख रही है, तीसरा स्टूडेंट आया लॉगिन किया उसकी आईडी दिख रही है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट हम समझते हैं एग्जांपल। जैसे मान लो स्टूडेंट क्या कर रहा है, अपना मार्क देख सकता है, एडमिन क्या कर सकता है, ऑल डेटा को देख सकता है, ओके। कॉन्सेप्चुअल लेवल क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, टेबल या रिलेशनशिप। तो जो भी हमारा यहाँ डेटा हमें दिख रहा है वो कौन से स्ट्रक्चर में स्टोर्ड है, वो हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल होता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा इंटरनल लेवल होता है यानी फिजिकल लेवल, वो बेसिकली ये होता है कि हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी, यानी किस तरीके से वो हमारा डेटा स्टोर्ड है मेमोरी में। तो यह जो हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो हमारा 3 लेवल आर्किटेक्चर होता है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनल अलजेब्रा, ठीक है। तो हम रिलेशनल अलजेब्रा को समझते हैं, रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है। तो अ प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज यूज्ड इन डीबीएमएस। तो ऐसा क्वेरी लैंग्वेज यानी प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज इज यूज्ड इन DBMS। तो डिफाइंस हाउ टू गेट डेटा फॉर्म्स बेस स्क्वायर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, पहले मैं एज एग्जांपल आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो, तो रिलेशनल अलजेब्रा का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हमारे डेटा में, अगर हमारे पास हमारा कोई डेटा है, ठीक है, किसी स्टूडेंट का मार्क्स जो है वो 50 नंबर है। अब हमने क्या किया कि डायरेक्ट हम कौन सी क्वेरी लगाएं, हमें कोई ना क्वेरी तो लगानी होगी, हमें पता करना है कि 50 से ज्यादा जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा में आ जाए। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है प्रोसीजर का, जो हम क्वेरी यहाँ परफॉर्म करते हैं वही क्वेरीज को हम प्रोसीजरल क्वेरी कहते हैं। और जिस तरीके से हम हाउ टू गेट डेटा फ्रॉम द बेस स्क्वायर, इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे रिलेशनल अलजेब्रा एज अ कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, तो ऑपरेशंस आप समझ ही रहे होगे। तो कौन कौन से ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे जिससे हमें डेटा को क्लियरली आइडेंटिफाई कर रहा होगा, हमें डेटा मिल रहा होगा, ओके।
तो सबसे पहले हमारा सिलेक्शन सिग्मा। देखो सिलेक्शन सिग्मा में सिग्मा जो होता है एज आप बस एज अ वहां देखते हो, बट वहां पे आपको इसका क्वेरी लिखना होता है, ठीक है। तो क्वेरी हम आपको अभी नेक्स्ट में कंफर्म करते हैं, देखो आपको मैं समझाता हूँ। तो सिलेक्शन क्या करता है, सिलेक्ट रोज सेटिस्फाइंग अ कंडीशन। ओके, अब देखो मान लो हमने यहाँ पे रिलेशनल अलजेब्रा, एज अलजेब्रा हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि सिग्मा एज इज ग्रेटर देन 30। अगर हमारा एज 30 से बड़ा है तो हमें वो डेटा ला के दो, ठीक है। तो आप इसका एसक्यूएल पार्ट देखो, सेलेक्ट करो कहां से, ऑल। इसका मतलब क्या होता है, ऑल, ठीक है। स्टार का मतलब यहाँ एस्ट्रिस्क का मतलब होता है ऑल। फ्रॉम कहां से, स्टूडेंट टेबल से। वेयर जहां है, वेयर का मतलब यहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं। क्या कंडीशन लगा रहे हैं भाई, कि एज की वैल्यू जो है 30 से बड़ी है, ठीक है। अब आप समझो इस चीज को। तो देखो मान लो अगर हमारे पास कोई टेबल है, ठीक है, जिस टेबल में हमने स्टूडेंट का डेटा रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। तो एक स्टूडेंट 1 2 3 मान लो यहाँ पे दे देते हैं हम ए बी सी। एक का मान लो 40 है, एक का मान लो 10 है, एक का मान लो 50 है, ठीक है। तो हमने क्या दिया कि 30 से बड़े से जितने हैं उन सबको उठा के ला दो। तो 30 से बड़े जो भी हैं हमारे, वो हमारा डेटा वहां पे उसके आईडी के साथ पूरा का पूरा रो दिख जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखें किस तरीके से हमने डेटा को फेच किया। हम हमें उस सारी चीजों को हमने फेच कर लिया, ओके, जिस चीज की हमें नीड थी अकॉर्डिंग टू अवर नीड। तो सिलेक्शन क्या करता है, बेसिकली पूरे रोज में से सेटिस्फाई करके कंडीशन को, डेटा को हमें शो कराता है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोजेक्शन, ओके। तो प्रोजेक्शन क्या करता है, रिट्राइव करता है क्या, स्पेसिफिक कॉलम्स को कहां से, एंड रिमूव करता है डुप्लीकेट्स को। कॉलम्स को रिट्राइव करेगा कहां से, हमारे डेटाबेस से, ठीक है। तो अब आप समझो, पाई से इसे डिनोट करते हैं, ओके। नेम एड्रेस उठा के लाओ कहां से, स्टूडेंट टेबल से। तो वो क्या करेगा, स्टूडेंट टेबल में जाएगा, उसमें जो भी नेम के कॉलम होंगे एंड एड्रेस के कॉलम होंगे वो वहां से उठा के और आपको शो कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा जो पाई हो गया, यानी प्रोजेक्शन रिलेशनल अलजेब्रा काम यही होता है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे, इसके लिए हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पर देखो डिस्टिंक्ट करो क्या करता है, नेम एड्रेस को उठा के लेके आ जाओ, कहां से, स्टूडेंट टेबल से। बहुत बेसिक का कॉन्सेप्ट होता है। देखो आपको बता रहा हूँ, आप सभी इसे मैनुअली कोड करो, ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनियन। तो यूनियन क्या करता है, कंबाइन करता है टू रिलेशंस को विथ डिस्टिंक्ट रोज। डिस्टिंक्ट रोज कहने का मतलब क्या होता है कि मान लो अगर हमारे पास अमन है, ठीक है, एक रो में, मतलब एक मान लो टेबल में अमन भी है, वापस हमारे पास राम है, फिर वापस से हमारे पास अमन है। मतलब एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमारे पास फिर दूसरे टेबल में हमारे पास अमन है और फिर दूसरे हमारे पास श्याम है। तो अब वो क्या करता है ना, देखो अमन के, राम को, श्याम को, अमन को, अगर हमें नेम को यहाँ पे यूनियन करना होगा तो सारे के सारे वैल्यूज को उठा के लाएगा, बट जो हमारे डुप्लीकेट वैल्यूज होंगे उसे वहां से रिमूव कर देगा, ठीक है। तो डुप्लीकेट इज नॉट अलाउड। तो यहाँ जो हमारा आउटपुट क्या आएगा, जैसे पूरा का पूरा हमारा अमन, राम एंड श्याम इज द आउटपुट ऑफ दैट टॉपिक, ओके। तो यूनियन हमारा कॉन्सेप्ट यही है। इसी तरीके से इसका उल्टा होता है इंटरसेक्शन में। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन होते हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स यानी जो कॉमन टाइप्स होते हैं दोनों टेबल में, वो वहां से उठ के आ जाते हैं और हमें आउटपुट पे दिख जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन में हमारे आपको कॉमन, जो कॉमन वहां पे आपको डेटा होगा दोनों टेबल में वो आपको मिल जाएगा, और इंटरसेक्शन में यहाँ पे कॉमन जो यूनियन में आपको जो होता है वहां पूरा का पूरा डेटा उठ के आएगा, बस वहां से डुप्लीकेट्स को हटा दिया जाता है, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस का मतलब अब क्या करना है, देखो रोज इन वन रिलेशन बट नॉट इन अनदर। सेलेक्ट करो नेम को कहां से, ए टेबल से। एक्सेप्ट करो कौन सी चीजों को, नेम के बी के टेबल से। मान लो हमारे पास ए में कुछ नेम्स है, ठीक है। तो ए में जो हमारे नेम्स है, यानी ए में जो हमारे नेम्स है और बी में हमारे जो नेम्स है, मतलब ऐसा समझो कि अगर हमारे पास ए के नेम्स जो हैं बी के नेम्स, तो अगर ए में बी का कोई भी डेटा होगा तो उसको एक्सेप्ट करके हमारा आउटपुट दो। यानी मान लो अगर हमारे पास ए में है आर ए, ठीक है, वाई, ठीक है, और बी में हमारे पास क्या है ए, ठीक है। तो अब वो क्या कर रहा है कि सिलेक्ट करो नेम फ्रॉम ए टेबल से, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट कर दो क्या, नेम को फ्रॉम बी से। मतलब इसमें से अभी ये जो बी के डेटा है उसको हटा दो, एक्सेप्ट कर दो। तो यहाँ से आर एंड वाई विद द आउटपुट, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट होता है इसका। एक रिलेशन मतलब ऐसा समझो कि रोज इन वन रिलेशन
बट नॉट इन अनदर। ठीक है, तो अब देखो सिलेक्ट करो नेम, यहाँ से नेम को सिलेक्ट किया इन लोगों ने ए से, ठीक है, और एक्सेप्ट कर दो किसको, नेम फ्रॉम बी, तो बी के जितने डेटा होंगे ए में से एक्सेप्ट हो जाएंगे, तो यहाँ जो हमारा आउटपुट होगा केवल ये दिख रहा होगा। ठीक है, ओके। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, कंबाइन एवरी रो ऑफ वन टेबल विथ एवरी रो ऑफ अनदर। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, सिलेक्ट करो, देखो ऑल फ्रॉम ए टेबल एंड बी, यानी ए और बी के टेबल्स के सारे जो रोज होंगे वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्वाइन। ओके, तो ज्वाइन क्या होता है, व्हाट इज ज्वाइन। देखो, a join is used to combine rows from two or more tables based on related column, usually a key। ओके, आप समझो, आप देखो ज्वाइन बेसिकली का काम क्या है, कंबाइन करता है रोज को फ्रॉम दो या दो से अधिक टेबल्स को बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम, उनके कॉलम के अकॉर्डिंगली वो रोज को कंबाइन करने का काम करता है। देखो ज्वाइन की नीड क्यों होती है, आप ये समझो। रिलेशनल डेटाबेस में डेटा क्या होता है, मल्टीपल टेबल में स्टोर होता है। रिडंडेंसी को हटाने के लिए हमें नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है, आपको नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन आपको पता ही होगा। ओके, तो नॉर्मलाइजेशन बेसिकली क्या करते हैं कि हम जो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना कि सारे के सारे जो रिडंडेंसी होती है, मतलब डुप्लीकेसी होती है, उन सबको नॉर्मलाइजेशन के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो रिडंडेंसी जो हमारा डुप्लीकेसी होता है वहां से हट जाता है। ठीक है, तो सो गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, तो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए ज्वाइन टेबल करना ही पड़ता है। ठीक है, तो मल्टीपल टेबल्स में से हमें डेटा को लेके आना है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, ज्वाइन का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके। तो देखो आप समझो, अगर हमारे पास स्टूडेंट टेबल है जिसमें हमारे पास आईडी है 1, जिसमें नाम और यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है। अब हमारे पास दूसरा है डिपार्टमेंट, जिसमें हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी है और डिपार्टमेंट का नेम है। अब हमें ये पता करना है कि कौन सा स्टूडेंट किस डिपार्टमेंट का है, तो इसको पता करने के लिए हम कैसे पता करेंगे, यानी विच स्टूडेंट बिलोंग्स टू विच डिपार्टमेंट, इसके लिए हम ज्वाइन यूज करेंगे। ओके, ओके। तो अभी समझो ज्वाइन का बेसिक सिंटेक्स क्या होता है। तो सेलेक्ट क्या करो, कॉलम्स फ्रॉम टेबल 1 ज्वाइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम कॉलम नेम और टेबल 2 डॉट कॉलम कॉलम नेम। ठीक है, ओके। तो अब आप समझो कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ज्वाइन। ठीक है, सीयूईटी में अक्सर इससे क्वेश्चंस आए जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से क्लियर करो। ठीक है, तो देखो इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन मतलब रिटर्न ओनली दोज रोज वेयर मैचिंग वैल्यू एग्जिस्ट इन बोथ टेबल्स। ठीक है, अगर हमारे दोनों टेबल्स में मैचिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो ही वो हमारा रो होगा, वो रिटर्न होता है। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टूडेंट्स डॉट नेम, यानी स्टूडेंट टेबल्स में से नेम और डिपार्टमेंट में से डिपार्टमेंट नेम को क्या करेगा, सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से इनर ज्वाइन करो क्या, डिपार्टमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट आईडी। अगर स्टूडेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, अब वहां पे इनर ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो एज एक चीज और देखो, इनर ज्वाइन का मतलब क्या होता है हमारा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब मैंने क्या बताया था, अगर दोनों टेबल्स में, अगर दोनों टेबल्स में कॉमन है डेटा हमारे पास, ठीक है, तो वो जो हमारा क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा इंटरसेक्शन। और यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट हो रहा है इनर ज्वाइन में। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेफ्ट ज्वाइन। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या होता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन रिटर्न क्या करता है, ऑल रोज फ्रॉम लेफ्ट टेबल। ठीक है, लेफ्ट टेबल के सारे रोज को रिटर्न करेगा, मैच करेगा रोज को फ्रॉम राइट टेबल, और अगर कोई मैच नहीं होता है तो वो नल दिखाता है। ठीक है, तब ये क्या करते हैं, सेट करो स्टूडेंट्स डॉट नेम से, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट डॉट नेम से। ओके, कहाँ से, स्टूडेंट्स टेबल से। लेफ्ट ज्वाइन करना है क्या, डिपार्टमेंट्स। ओके, कहाँ से, ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, ओके, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, तो लेफ्ट ज्वाइन में हमारा आई गेस ये सेम हो चुका है हमारा, लेफ्ट ज्वाइन, हाँ, ओके। सो नेक्स्ट है हमारा राइट ज्वाइन। तो राइट ज्वाइन में हमारा ऑल रोज फ्रॉम राइट टेबल आएंगे, रिटर्न होंगे, सारे राइट टेबल के सारे रोज रिटर्न होंगे, और लेफ्ट टेबल के हमारे सिर्फ और सिर्फ मैचिंग रोज रिटर्न होंगे, और जहां पे वो हमारा डेटा नहीं मिलेगा वहां हमें क्या मिल रहा होगा, नल। ठीक है,
तो सिलेक्ट स्टूडेंट्स डॉट नेम से उठा लो, तो डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नेम को उठा लो, स्टूडेंट टेबल को उठा, कहाँ से, स्टूडेंट टेबल से राइट ज्वाइन कर लो डिपार्टमेंट्स, और ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, ओके। फुल आउटर ज्वाइन, तो फुल आउटर ज्वाइन का मतलब ऑल रोज फ्रॉम बोथ टेबल्स, सारे रोज से बहुत हर मतलब टेबल को उठा के लाओ बोथ टेबल से, नो मैचिंग, नहीं मैचिंग है तो नल कर देता है। तो यहाँ क्या गया, सिलेक्ट स्टूडेंट्स डॉट नेम डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम, कहाँ से, स्टूडेंट टेबल से, फुल आउटर ज्वाइन करना है डिपार्टमेंट्स का, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, तो अभी एक चीज को मैं अच्छे से समझा देता हूँ आपको यहाँ पे। हाँ, यहाँ एग्जाम्पल है। ठीक है, देखो अगर मान लो हमें ज्वाइनिंग करना है, अब देखो अगर हमने क्या किया कि डिपार्टमेंट आईडी हमारे पास 101 है, ठीक है, और यहाँ 101 पे हमारा क्या है, CSE ब्रांच। तो अगर हमें पता करना है कि यहाँ जो नेम पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो अमन किस ब्रांच से बिलोंग कर रहा होता है, तो वहाँ हम ज्वाइन ऑपरेशन कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो हम यहाँ पे राइट ज्वाइन करेंगे, तो राइट ज्वाइन के सारे डेटा वहां से उठ के चले आते हैं, लेफ्ट ज्वाइन के मैचिंग डेटा आएंगे। अगर हम लेफ्ट ज्वाइन करते हैं, तो राइट ज्वाइन जो होता है हमारा, अगर लेफ्ट ज्वाइन किया तो लेफ्ट ज्वाइन के सारे डेटा आ जाएंगे, और राइट ज्वाइन के हमारे सिर्फ मैचिंग रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट हमारा यही होता है। देखो यहाँ मैं आपको यही चीज बताया हूँ कि अगर लेफ्ट ज्वाइन है तो लेफ्ट टेबल के सारे रोज आ जाएंगे, बाकी सिर्फ और सिर्फ मैचिंग रोज राइट टेबल से आएंगे, अगर नहीं आ रहा है तो वहां नल आ जाएगा। इसी तरह यहाँ लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी लेफ्ट टेबल आ जाएंगे, और फिर उसके बाद हाँ राइट ज्वाइन में, राइट आउटर ज्वाइन में भी सेम है, तो राइट टेबल यहाँ से आ जाएगा, और बाकी के सारे लेफ्ट टेबल से हमारा मैचिंग हो जाते हैं। ठीक है, ओके, तो आई गेस आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली ये होता है कि वो पूरे डेटा को क्या करते हैं, टेबल के फॉर्म में यानी रिलेशन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, रोज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं रिकॉर्ड्स, एंड दैट मीन्स टपल्स। कॉलम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एट्रीब्यूट्स, दैट मीन्स फील्ड्स। तो टपल्स हो गए यहाँ पे आपके क्या, रोज, एंड यहाँ पे जो फील्ड्स हो गए वो हो गए आपके क्या, कॉलम्स। ओके, तो ये चीज आपको समझ लेना है, और ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं CUET में, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसमें से रोज को क्या कहा जाता है, तो रोज को यहाँ पे टपल कहेंगे, और कॉलम को यहाँ पर फील्ड भी कह सकते हैं, या फिर एज एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके, तो देखो आप समझो, टेबल एग्जांपल मान लो हमारे पास स्टूडेंट की टेबल है, जहाँ आईडी है, नेम है, एज है, यहाँ पे आईडी दे रखी है, नेम है, एज है। तो आईडी, नेम एंड एज एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होगा, ये हमारे कॉलम्स है। ठीक है, यानी हमारे यहाँ पे फील्ड्स हो गए। ईच रो, जो ये सारे डेटा है हमारा रो, ये हमारे क्या हो गए, रो। रोज का मतलब यहाँ हो गए हमारे टपल्स। ठीक है, टपल्स मीन्स रिकॉर्ड, जो भी हमारे पास रिकॉर्ड है, और पूरा का पूरा टेबल को क्या कहते हैं हम, रिलेशन। ठीक है, तो ये जो हमारा रिलेशन हो जाएगा, ये हमारा पूरा का पूरा टेबल हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक समझने से पहले आप ये समझो कि डेटा इज स्ट्रक्चर्ड, यानी इंपॉर्टेंट इनसाइट क्या है कि डेटा इज स्ट्रक्चर्ड इजी क्वेरी। अगर हमारे पास पूरा डेटा एज अ स्ट्रक्चर्ड मैनर में है, तो स्ट्रक्चर्ड मैनर में है तो हम इजी से क्वेरी कर सकते हैं। क्वेरी करने का मतलब क्या हुआ कि हम सारे के सारे ऑपरेशंस को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ओके, रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स मेंटेन्ड बाय की। ठीक है, तो हमने पहले ही बताया कि जो कीज होते हैं वो उनका यूज क्या हो, जैसे मैंने कुछ कीज बताए थे, प्राइमरी की, ठीक है, यूनिक की, ठीक है, इसके बाद हमने कौन से की पढ़े थे, फॉरेन की। ठीक है, तो ये जो सारे कीज हैं, इन सभी की का यूज करके ही हम रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स को डिफाइन कर पाते हैं। ठीक है, रियल लाइफ सिस्टम्स में हमारे पास कुछ जो हमारे डेटाबेस के होते हैं, MySQL हो गया, ओरेकल हो गया, SQL सर्वर हो गया, सारे के सारे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे वर्क कर रहे होते हैं। यानी ये के सारे टेबल्स यानी रिलेशन में ही काम कर रहे होते हैं। रिलेशन का मतलब यहाँ आप सब समझते हो, रोज हो गया एंड कॉलम्स हो गए। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट हम समझते हैं टाइप्स ऑफ यूजर्स इन RDBMS। देखो, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूजर्स कौन कौन से होते हैं, यानी किस किस टाइप्स के होते हैं। देखो, तो एंड यूजर कौन होता है, जो नॉर्मल यूजर इंटरेक्टिंग वाया एप्स के थ्रू नॉर्मल यूजर जो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उन्हें एंड यूजर कहा जाता है। जैसे मान लो ATM के यूजर हो गए, ऑनलाइन शॉपिंग कस्टमर्स हो गए। ठीक है,
तो वो आपके एंड यूजर, यानी जो सर्विस को वहां पे यूज कर पा रहे हैं, तो वो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे हमारे एंड यूजर्स। इनका काम क्या होता है? इनका काम बस ये होता है कि यूजर इंटरफेस, इनको एसक्यूएल की कोई क्वेरी नहीं लिखनी होती है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ यूजर के इंटरफेस, बटन, फॉर्म से मतलब होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स वे होते हैं जो कि प्रोग्राम को लिख रहे होते हैं, लाइक जैसे होता है जावा, पाइथन, उसी तरह राइट क्वेरीज इनसाइड कोड। पाइथन में हमें क्वेरी लिखना होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। जैसे अगर हमें मान लो सिलेक्ट करना है स्टूडेंट टेबल से जहां आईडी 1 है, तो ये जो क्वेरी लिखना होता है, ये क्वेरी कौन लिखेगा? यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा डीबीए मींस डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का रोल क्या होता है? सिक्योरिटी, हु कैन एक्सेस व्हाट, कोई भी यूजर डेटाबेस को मतलब डीबी को एक्सेस किया हुआ है तो वो कौन है, कोई और तो एक्सेस नहीं किया हुआ है। बैकअप एंड रिकवरी, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, डेटाबेस डिजाइन। तो डीबीए जो होता है कंट्रोलर होता है किसका? पूरे के पूरे डेटाबेस सिस्टम का है। इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट होता है पूरा डीबी कौन कंट्रोल करता है? वो हमारा कंट्रोल करता है डीबीए। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा? एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। तो जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं? एज क्वेरीज परफॉर्म करते हैं। और लास्ट में जो हमारा यूजर होता है वो हमारे एंड यूजर हो गए। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिटेशंस ऑफ आरडीबीएमएस। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में लिमिटेशंस होती हैं। अब वो लिमिटेशंस क्या हैं वो आप समझते हैं। लिमिटेशंस क्या है? स्केलिंग प्रॉब्लम। अगर हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस आ जाएं, यानी डेटाबेस में बहुत सारे डेटा, नंबर ऑफ लॉट्स ऑफ डेटा आ जाए, तो हॉरिजेंटली बिग डेटा सिस्टम में ये स्ट्रगल करना पड़ता है इन्हें। बिग डेटा सिस्टम्स में इन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है, डिफिकल्ट टू स्केल हॉरिजेंटली। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स। अगर बहुत सारे टेबल्स में ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, ठीक है, तो वो हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्वेरीज की परफॉर्मेंस काफी स्लो होती है अगर हमारे पास क्वेरी काफी कॉम्प्लेक्स है, जिससे हमारा एग्जीक्यूशन होता है, वो एग्जीक्यूशन होता है हमारा काफी स्लो होता है। ठीक है, ओके। स्ट्रक्चरल चेंजेस, अल्टरिंग स्कीमा इज डिफिकल्ट, अल्टर टेबल, स्टूडेंट ऐड एड्रेस वर्कर, मतलब अगर हमें मॉडिफाई करना है टेबल में तो उसके लिए हमें पूरा पूरा कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, तो वो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, एक और चीज समझो, जो हमारे पास आरडीबीएमएस होता है, आरडीबीएमएस होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डेटा पे काम करते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे ये काम नहीं करते हैं, लाइक इमेजेस, वीडियोस, लार्ज फाइल्स पे काम नहीं करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा एसिड प्रॉपर्टीज। तो डेटाबेस कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लो कि ये हमारे हर साल इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एसिड प्रॉपर्टीज, तो दीज इंश्योर्स रिलायबल एंड सेफ ट्रांजेक्शन। तो जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो विश्वसनीय हैं और सेफ होने चाहिए, रिलायबल एंड सेफ। तो इसके लिए देखो एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। अब देखो एसिड मीन्स एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। एटोमिसिटी का मतलब ट्रांजेक्शन आइदर फुल्ली कंप्लीट्स और फुल्ली फेल्स। ठीक है, ये समझो आप। या तो अगर हमने बैंक से ट्रांसफर किया है तो या तो वो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा, अगर कोई भी फेल हुआ तो रोल बैक हो जाएगा। ठीक है, तो या तो ट्रांजेक्शन फुल्ली कंप्लीट होगा या तो फुल्ली फेल होगा। ठीक है, ओके। कंसिस्टेंसी, डेटाबेस रिमेन वैलिड आफ्टर ट्रांजेक्शन। अगर हमारे पास कोई भी ट्रांजेक्शन होता है वो के सारे वैलिड होना चाहिए, मतलब बैलेंस कैन नॉट बिकम नेगेटिव इफ रूल एग्जिस्ट। अगर मान लो हमारे पास 100 रुपए पड़े हैं बैंक, हमने क्या किए 100 रुपए उतार लिए, ठीक है, और फिर हमने क्या किए, मान लो ऐसा क्या करता हमारे पास वैल्यू हो गई 0, फिर हमने 10 रुपए उतार लिए, तो -10 तो नहीं होगा ना, माइनस में तो बैलेंस हमारा जा नहीं सकता है। तो अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होता है कि हमारा जो कंसिस्टेंसी डेटा रिमेन्स वैलिड सेम आफ्टर ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे वो हमें एरर शो करना है, मतलब निगेटिव नहीं हो सकता है बैलेंस, आपके पास पैसे नहीं है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट है हमारा आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांजेक्शंस रन इंडिपेंडेंटली। अगर दो यूजर हैं सेम अकाउंट यूज कर रहे हैं तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट
नहीं होना चाहिए, कोई भी ट्रांजेक्शन में कॉन्फ्लिक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मीन्स वंस कमिटेड डेटा इज परमानेंट इवन इफ सिस्टम क्रैश पावर फेलियर। अगर मान लो हमने क्या किया, एज इस तरीके से समझ सकते हैं कमिटेड का मतलब क्या होता है। देखो, अगर मान लो हमने यहाँ से पेमेंट को स्टार्ट किया, पेमेंट हमारा कमिट हो चुका है, यानी पेमेंट हमारा नेक्स्ट स्टेज में आ चुका है। तो अगर आपका नेटवर्क चला जाता है, पावर फेलियर होता है, सिस्टम इश्यू होता है, तो अगर वो इस स्टेज में आ चुका है तो वो पेमेंट आपका अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है जो हमारा ड्यूरेबिलिटी, हमारा आइसोलेशन हो गया, ठीक है। एसक्यूएल एग्जांपल बीइंग बिगिन ट्रांजैक्शन, जैसे अपडेट सेट अकाउंट बैलेंस, बैलेंस माइनस 100 वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 1, अपडेट अकाउंट सेट बैलेंस इज बैलेंस प्लस 100 वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने अपडेटेशन का एक छोटा सा क्वेरी देकर रखा हुआ है, जहाँ पे बैलेंस को बैलेंस में से माइनस कर रहे हैं 100 रुपीज, यानी यहाँ पे जो 100 रुपीज हो रहे हैं वहाँ पे डेबिट हो रहे हैं, और यहाँ पे जो 100 रुपये हो रहे हैं यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसी प्रॉपर्टी यही है, ओके, और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ठीक है। तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है, तो ये चीज समझते हैं हम। अ कॉन्सेप्चुअल डिजाइन टूल यूज बिफोर क्रिएटिंग डेटाबेस। अगर मान लो हम डेटाबेस बना रहे हैं, तो डेटाबेस बनाने से पहले जो भी हम डिजाइनिंग कर रहे होते हैं, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, उसी को क्या कहा जाता है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। मतलब अगर हमें डेटाबेस बनाना है तो डेटाबेस में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स रहेंगे, कौन कौन सी एंटिटीज रहेंगी, उनका रिलेशन क्या रहने वाला है, उसे एज अ डिजाइन हम पहले प्रिपेयर कर रहे होते हैं, देन हम डेटाबेस को प्रमोट करते हैं। इसका नीड क्या है, हमें स्ट्रक्चर को विजुअलाइज कर पाते हैं, मिस्टेक हम अवॉइड कर पाते हैं, मिस्टेक्स को इम्प्लीमेंटेशन से पहले, ठीक है। ओके, अभी आप समझो एंटिटी क्या होता है। तो रियल वर्ल्ड के सारे ऑब्जेक्ट्स इस जो भी डेटाबेस में स्टोर्ड हैं उसे एंटिटी कहा जाता है, लाइक स्टूडेंट, एम्प्लॉय, प्रोडक्ट, ठीक है, डेटाबेस में स्टोर्ड है एज एन एंटिटी। एट रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप का मतलब एंटिटी के बीच का कनेक्शन, वो हमारा रिलेशनशिप होता है। लाइक स्टूडेंट इनरोल कहाँ कर रहा है, कोर्स में, ठीक है, तो वो हाँ हमारा रिलेशनशिप हो जा रहा होता है, ठीक है, एज वहां पे रिलेशनशिप डिफाइन है। स्पेशलाइजेशन, ब्रेकिंग एंटिटी इनटू सब एंटिटीज, ठीक है। तो हमने क्या किया, एम्प्लॉय को ब्रेक कर देते हैं, जैसे एज अ मैनेजर, एज ए इंजीनियर, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन बेसिकली टॉप डाउन अप्रोच होता है। तो वहां पे जैसे एज अ मैनेजर हो गए, फिर हायरिंग मैनेजर्स हो गए, फिर इंजीनियर्स हो गए, तो बेसिकली एज अ टॉप डाउन अप्रोच होता है, ठीक है। तो एंटिटी को क्या करते हैं हम, बेसिकली सब एंटिटी में ब्रेक कर देते हैं, ओके। हाँ, सो नेक्स्ट है हमारा की टर्म्स। तो क्या है की टर्म्स, वो समझ लेते हैं भाई। किसके की टर्म्स, तो अभी देखो आप इस चीज को समझो। की टर्म्स मीन्स जो हमारे पास एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, उसमें आपने क्या पढ़ा, पहले एंटिटी पढ़ा, ठीक है। तो एंटिटी में हमने क्या पढ़ा कि एंटिटी के बाद क्या होता है, तो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके रिलेशनशिप पढ़े, उनके स्पेशलाइजेशन पढ़े। अब इसके की टर्म्स पढ़ते हैं, कौन कौन से, एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट जो सारे कॉलम्स होते हैं टेबल में, उन्हें हम एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है। टपल, टपल का मतलब क्या होता है, देखो जो भी हमारे पास डेटा होता है वो हमारा टपल हो गया, यानी रोज हो गए, वो हमारे पास टपल्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट डोमेन, तो सेट ऑफ अलाउड वैल्यूज। देखो आपने, मैंने देखा होगा कि हमने वहां पे लिखा था वेर कैर 50, तो वहां पे हमने क्या कर रहे हैं, 50 वैल्यूज को अलाउ कर रहे हैं कि 50 आप रख सकते हो, 50 ज्यादा नहीं रख सकते हो। जैसे एज, एज को हमने क्या कर दिया, 0 से 20 तक हमने वैल्यू को अलाउ कर दिया। जेंडर हमने क्या किया, सिर्फ मेल और फीमेल अलाउ करके रखा है। इसके अलावा वो कोई भी इसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, डिग्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, समझो आप। डिग्री मीन्स नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो अगर हमें किसी भी टेबल की डिग्री निकालनी हो तो उसमें कि आप क्या करो, कॉलम्स को काउंट कर लो, एट्रीब्यूट्स को काउंट कर लोगे तो आपको पूरे के पूरे टेबल है 3 कॉलम्स मीन्स डिग्री इक्वल्स टू 3, ओके। सो नेक्स्ट हमारा कार्डिनलिटी। तो कार्डिनलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रोज टपल्स, यानी जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज है उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्डिनलिटी। देखो इस तरीके से समझो, डिग्री
डिग्री, डिग्री का मतलब क्या होता है, कॉलम्स, ठीक है। कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रोज, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अब वहां पे आपको क्वेश्चंस दे देंगे और कार्डिनलिटी पूछ दी जाएगी, ठीक है। तो यह चीज आप बढ़िया से रेडी कर लेना, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे एंड होता है। इफ एनी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, कोई इश्यूज होते हैं, तो आप यहाँ पे हमें नीचे कमेंट डाउन करो, ओके। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ओके। तो एसक्यूएल क्या होता है? Structured query language is used to store data, retrieve data, modify data, manage database. It works on relational databases. तो structured query language SQL बेसिकली क्या करता है, यूज आता है किस में, स्टोर करने में डेटा को, रिट्राइव करने में डेटा को, मॉडिफाई करने में और डेटाबेसेस को मैनेज करने में। मान लो थिंक SQL एज अ लैंग्वेज टू टॉक टू डेटाबेस। अगर हमारे पास SQL एक तरीके से, इस तरीके से कह सकते हैं कि SQL बेसिकली डेटाबेस से बात करता है कि हमें क्या काम करना है, ठीक है, एज अ टॉक विथ डेटाबेस। तो थिंक एसक्यूएल एज अ लैंग्वेज टू टॉक टू डेटाबेस। एसक्यूएल एक तरीके से लैंग्वेज होता है। मान लो अगर हमारे पास हमें एसक्यूएल आती है तो हम डेटाबेस से बात कर सकते हैं। एज अ इफ आई नो एसक्यूएल देन हम वी कैन टॉक विथ डेटाबेस, ओके। जैसे गिव मी ऑल स्टूडेंट्स, ऐड अ न्यू रिकॉर्ड, अपडेट मार्क्स। अगर हम मान लो हमें बोलना है तो सेलेक्ट ऑल कर दिए, तो हमें पता है कि हमें वो क्या करो, सारे के सारे डेटा उठा के लाओ। तो गिव मी ऑल स्टूडेंट्स, ओके। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स से उठा के लाओ। तो यही चीज होता है। तो एसक्यूएल का मतलब बेसिकली क्या, कि एक ऐसा लैंग्वेज जिससे हम डेटाबेस से बात कर सकें, ठीक है। तो डेटाबेस से बात करने के लिए जो हमारा लैंग्वेज होता है वह एसक्यूएल होता है, ठीक है, ओके। तो अभी समझते हैं हम माई एसक्यूएल क्या होता है एंड एसक्यूएल सर्वर क्या होता है। देखो, माई एसक्यूएल बेसिकली ओपन सोर्स होता है, ओरेकल के द्वारा डेवलप्ड है और यूजिंग वेब एप्स। और माई एसक्यूएल सर्वर होता है, वो कमर्शियल होता है, माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू डेवलप किया गया होता है और इंटरप्राइज सिस्टम में यूज किया जाता है। बोथ फॉलो एसक्यूएल बट डिफर इन इनके फीचर्स, इनके परफॉर्मेंस और इनके लाइसेंसिंग अलग अलग है, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ एसक्यूएल। तो एडवांटेज क्या है एसक्यूएल के, पहला देखो डेटा इंटीग्रिटी, इंश्योर करता है क्या, करेक्ट एंड कंसिस्टेंट डेटा, डेटा हमारा करेक्ट हो। एंड यूजेस कंस्ट्रेंट्स, देखो इसमें कंस्ट्रेंट कौन कौन से, फॉरेन प्राइमरी की, फॉरेन की, ये मैंने अभी आपको बताया प्राइमरी क्या होते हैं, फॉरेन कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, ओके। डेटा का रिट्राइवर मतलब फेच करना डेटा को बहुत इजी होता है। फास्ट क्वेरीज इवन ऑन लार्ज डेटा, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एज इज ग्रेटर देन 20। डेटा सिक्योरिटी मतलब एक्सेस की कंट्रोल, किसके किसके पास है, परमिशंस। ग्रांट सिलेक्ट ऑन स्टूडेंट्स टू यूजर वन, ठीक है, ओके। वर्स ये चीज मैं आपको अभी नेक्स्ट समझाऊंगा। तो नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ क्या चीज है, ये क्या कह रहा है, ग्रांट क्या होता है, रिवोक क्या होता है, तो ये चीज हम समझेंगे अभी। वर्सटैलिटी सपोर्ट्स डिफरेंट डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है, जैसे नंबर्स, टेक्स्ट, टाइम, डेट टाइम, ओके। सो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ऑपरेशंस ऑन रिलेशंस। दीज आर बेस्ड ऑन रिलेशनल अलजेब्रा बट इंप्लीमेंटेड इन एसक्यूएल। ये रिलेशनल अलजेब्रा पर ही बेस्ड होते हैं बट एसक्यूएल में इंप्लीमेंट किए गए होते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था यूनियन, कंबाइन करो टू क्वेरीज को, रिमूव कर दो डुप्लीकेट्स को। तो ये चीज मैंने बताया था कि अगर हमारे पास दोनों डेटा में जो टेबल के डेटाज हैं उसको यूनियन करता है, मतलब सारे डेटा को मिलाएगा, बट वहां वो क्या करता है, डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देता है, ओके। नेक्स्ट हमारा इंटरसेक्शन, तो जो कॉमन रोज होंगे दोनों टेबल में वो यहाँ पे हमारे आ जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा माइनस, माइनस मीन्स एक्सेप्ट रोज इन फर्स्ट टेबल बट नॉट इन सेकेंड, ठीक है। तो अगर हमारे पास है, समझो कि सिलेक्ट करो क्या, फ्रॉम ए टेबल से डेटा उठाओ जो कि बी टेबल में नहीं है, इस तरीके समझो कि मान लो रोज इन फर्स्ट टेबल, वो फर्स्ट टेबल में है बट नॉट इन सेकेंड। मान लो हमारे पास ए में है डेटा 1 2, ऐसे मैंने बताया था ना आपको 1 2 4 5। अगर हमारे पास बी में 4 है 5 है, ठीक है, तो अब क्या करता है वो, सिलेक्ट नेम फ्रॉम ए का पूरा डेटा उठाएगा, एक्सेप्ट कर दो सिलेक्ट नेम फ्रॉम बी, ओके। तो ए बी से वहां पे हट जाएगा, यानी 4 और 5 जो वहां से हट जाएंगे और सिर्फ हमारे पास 1 एंड 2 आएगा, ठीक है, ओके।
सो नेक्स्ट हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, मैंने आपको बताया था सारे के सारे रोज को कंबाइन कर देता है सारे रो के साथ। ज्वाइन, ये मैंने आपको ऑलरेडी डीपली कवर करके बता दिया है, ठीक है। तो बेसिकली इसका आइडिया क्या है, कंबाइन रिलेटेड टेबल्स यूजिंग कॉमन कॉलम्स, ठीक है। टेबल को रिलेटेड टेबल्स को कंबाइन करता है कुछ कॉलम्स के थ्रू। ये मैंने आपको ज्वाइन एकदम क्लियरली डिफाइन किया हुआ, उसमें हमने सारी चीज बताया था। लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है, ठीक है, राइट ज्वाइन क्या होता है, फुल आउटर ज्वाइन क्या होता है, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी कवर्ड है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा एसक्यूएल क्लॉजेस। तो एसक्यूएल क्लॉजेस क्या होते हैं, तो क्लॉजेस कंट्रोल हाउ क्वेरीज बिहेव्स, ठीक है। तो कोई क्वेरी कैसे बिहेव करेगी वो हमारा कौन बताता है, क्लॉज बताता है, ठीक है। देखो जैसे ग्रुप बाय क्लॉज क्या होता है, ग्रुप रोज बेस्ड ऑन कॉलम, ठीक है, यानी कॉलम के बेसिस पे रो को ग्रुप करना ही क्या कहलाता है, ग्रुप बाय क्लॉज है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो सिलेक्ट डिपार्टमेंट, जहां एवरेज सैलरी निकालो, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉयज और ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। देखो तो मान लो हमारे पास जो सैलरी है, तो अगर अलग अलग यूजर के पास हमने सैलरी जितनी भी दे रखी हुई है उन सबका एवरेज निकालेगा सबके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, और जो भी डिपार्टमेंट है उनके अकॉर्डिंग उनकी एवरेज सैलरी यहाँ पे शो हो जाएंगी। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे शो हो रही है, सीएसई में यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा हैविंग क्लॉज। तो हैविंग क्लॉज क्या करता है, जो भी हमारे पास ग्रुप डेटा आया हुआ रहता है उसमें जो हमारा होता है फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है। तो फिल्टर करने का काम कौन करता है हमारे पास, हैविंग क्लॉज। जैसे मान लो सेलेक्ट डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, यहां तक तो हमने समझ लिया कि ग्रुप बाय डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, यानी वहां पे वो ग्रुप कर देता है रोज को, उसके अकॉर्डिंग आपको शो करेगा। और हैविंग सैलरी 30,000 से अधिक, अब यहाँ पे इन्होंने क्या कंडीशन लगा दिया कि जहां एवरेज सैलरी जो है हमारी 30 से अधिक, अभी यहाँ पे फिल्टर कर देगा कि 30,000 से अधिक सैलरी वाले को जो ग्रुप हमारा डेटा है वो हमारा दिख जाएगा। ओके, देखो वेयर क्लॉज क्या करता है, फिल्टर रोज, रो को फिल्टर करता है, ठीक है, जबकि हैविंग क्लॉज क्या होता है, ग्रुप्स को फिल्टर करता है। वेयर क्लॉज ग्रुप बाय बिफोर, ग्रुप बाय से पहले यूज करते हैं, जबकि हैविंग क्लॉज ग्रुप बाय के बाद यूज करते हैं, ठीक है। ओके, आई गेस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय का मतलब सॉर्टिंग करने का काम आता है, हमें ऊपर से नीचे जाना है, नीचे से ऊपर, एज असेंडिंग जाना है या फिर हमें डिसेंडिंग जाना है। तो इसकी जो प्रियोरिटी, यानी जो प्रियोरिटी सेट करनी है हमें, वो कैसे सेट करते हैं, ऑर्डर बाय क्लॉज के थ्रू। जैसे सिलेक्ट करो नेम एंड सैलरी, यानी नेम और सैलरी को उठा के लाओ कहां से, एम्प्लॉय टेबल से, और सैलरी को एज अ डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको प्रियोरिटी वाइज दिखा दो, तो जो हाईएस्ट सैलरी होगी वो हमें पहले दिखाई देगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो होगी और उसके साथ जो नेम होगा, फिर उससे छोटी, 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 ठीक है। तो इस तरीके का सब कुछ होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारा डेटा टाइप। तो डेटा टाइप आप सभी जानते हो, बेसिकली डेटा के टाइप को बताते हैं और मेमोरी स्टोरेज कौन सी कितनी मेमोरी की स्टोरेज ले रहा होगा, तो ये सारी चीजें हमें बताता है, ठीक है। तो डेटा टाइप्स बताते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा डेटा टाइप में इंटीजर। तो इंटीजर डेटा टाइप बेसिकली होल नंबर्स के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे एज, तो यहाँ पे जो इंटीजर हो गया। वेर कैर का मतलब मैंने देखा होगा कि हमने वहां पे वेर कैर 50 लिख के रखा हुआ था, ठीक है। तो वेर कैर का मतलब वेरिएबल लेंथ टेक्स्ट, यानी जो भी टेक्स्ट होगा वो जब वेरिएबल लेंथ होगा, और वहां पे हम यहाँ पे लेंथ डिफाइन करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा कैर। कैर का मतलब फिक्स्ड लेंथ टेक्स्ट, यानी कोड कैर 5, यानी कैरेक्टर की जो वैल्यू है वो हमारी 5 है, यानी लेंथ 5, यानी फिक्स लेंथ टेक्स्ट होता है, ठीक है। ओके, तो डिफरेंस देखो, कैर जो होता है यानी कैरेक्टर जो होता है फिक्स्ड होता है, बल्कि वैरकर जो हमारे फ्लेक्सिबल, ठीक है। डेसिमल, एग्जैक्ट डेसिमल वैल्यूज, न्यूमेरिक वैल्यूज, एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यूज, ठीक है। तो डेसिमल अगर हम यहाँ पे लगाते हैं 10,2, तो फिर वो हमारा एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे सैलरी डेसिमल, ठीक है, तो हमारे एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज वहां से वो हमारे उठ के चले आते हैं, ठीक है। ओके, फिर हमारे फ्लोट। फ्लोट का मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यूज वहां पे फ्लोट में मिल रहे होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आप समझो, जो हमारा डेसिमल था, अगर हमने डेसिमल लगाया तो वहां पे हमें एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यूज मिलेंगे, जब हम फ्लोट लगाते हैं तो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यूज मिलते हैं, ठीक है, एज अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलता है। डेट अगर लगाया हमने
तो डेट ऑफ बर्थ DOB डेट फॉर्मेट जो भी है हमारा यहाँ पे, तो हमारा डेट वहां पे ऐसा आउटपुट में आ रहा होता है। ठीक है, ओके। टाइम हमने देखा, तो टाइम अगर हम यूज करते हैं तो टाइम यहाँ पे आपका जो फॉर्मेट होता है वो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। बुलियन का मतलब ट्रू और फॉल्स, तो ये आप सभी जानते ही होंगे। ओके, सो नेक्स्ट अभी हम देखो, आप ये हमारे सारे के सारे क्या थे, ये सारे के सारे डेटा टाइप्स है SQL में। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में। ओके, आगे हम पढ़ते हैं SQL फंक्शंस। देखो, तो SQL फंक्शंस बेसिकली प्री डिफाइंड ऑपरेशंस होते हैं जो कि कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। देखो, मैथ फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, डेट फंक्शन एंड एग्रीगेट फंक्शन। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैथ फंक्शंस यूज्ड फॉर न्यूमेरिक कैलकुलेशन। तो न्यूमेरिक कैलकुलेशन के लिए हमारे मैथ फंक्शंस यूज किए जाते हैं। ठीक है, तब इस चीज को आप समझो, मैथ फंक्शन क्या होते हैं। देखो, पावर एक्स वाई मीन्स एक्स के पावर वाई रिटर्न्स एक्स रेज टू पावर वाई। देखो, अगर मान लो हमने सिलेक्ट किया पावर 2 के पावर 3, तो यहाँ जो इसका कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि 2 के पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो ऐसे ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और देखो, अगर आपको इस नोट्स का PDF चाहिए या फिर आपको इस पूरे वन शॉट का PDF चाहिए, या फिर अगर आपको और सिलेबस के डिस्कशन के वीडियोस, PYQ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के वीडियोस, तो ये सारे वीडियोस हमारे चैनल पे भी पड़े हुए हैं। ठीक है, और आपको PDF की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट khushi-foundation-academy.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट का नाम है khushi-foundation-academy.com। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राउंड XN। राउंड XN, देखो, राउंड्स करो नंबर्स को टू द n डेसिमल प्लेसेस। देखो, अगर हमने सिलेक्ट किया राउंड करो 3.142, तो ये जो 2 है ये हमें बताएगा कि कितने प्लेसेस पे हमें राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो अब जैसे ही हमें यहाँ पे 3.14 आउटपुट मिल जाएगा, क्यों, देखो 1 1 2 पे हमारा हो जाएगा। देखो, n वैल्यू की अगर की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो जो नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा वो हमें दिखाई दे रहा होगा, यानी वो हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, और अगर हम जो यहाँ n की वैल्यू 2 रखे हैं तो हमारे डेसिमल प्लेसेस को कंसिडर करता है 1 2 लाइक डॉट 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 दिस। ठीक है, इजंट इट? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा मॉड। मॉड ऑफ x एंड y। मॉड का मतलब रिटर्न करता है रिमाइंडर। देखो, तो मॉड 10 3, तो अब हम 10 को क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 3 3 9, तो जो रिमाइंडर हमें मिला है वही क्या होता है, हमारा मॉड होता है। तो देखो, यहाँ पे जो हमारा मॉड का वैल्यू होता है वो हमारा रिमाइंडर होता है, तो इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली यही होता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमेशा क्वेश्चन आते हैं। देखो, अगर हम अपर फंक्शन या यूकेस फंक्शन को यूज करते हैं तो कन्वर्ट करता है क्या, अपर केस में। ठीक है, सेलेक्ट अपर अमन। ठीक है, तो अमन को क्या करो, अपर केस में कर दो, तो इस पूरा का पूरा केस को अमन को अपर केस में कर देता है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा लोअर। तो लोअर या फिर एल केस फंक्शन क्या करता है, जो भी स्ट्रिंग रहता है या हमारा जो भी कैरेक्टर रहता है उसको क्या करता है, पूरे के पूरे लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, हाँ। सब स्ट्रिंग या मिड फंक्शन। तो सब स्ट्रिंग का मतलब क्या करता है, एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। अगर हमारे पास डेटाबेस है तो डेटाबेस यहाँ से कहाँ से स्टार्टिंग करो, ये स्टार्टिंग पोजीशन होती है, और कितने कैरेक्टर्स लेने हैं हमें, तो ये कैरेक्टर्स हमें ये बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा DATA। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेंथ फंक्शन। तो लेंथ फंक्शन बेसिकली हमें आउटपुट देता है, इसको काउंट कर देता है, जो भी हमारे पास स्ट्रिंग रहेगा उसको काउंट करके वैल्यू दे देगा। लेफ्ट है, तो लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, लेफ्ट डेटाबेस और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से यहाँ पे आपके जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे दिए होंगे वहां से आउटपुट में आ जाता है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट है हमारा राइट। तो राइट फंक्शन एज जैसा लेफ्ट काम करता है वैसे आपका राइट फंक्शन काम करेगा, वो लास्ट से 4 उठा के दे देगा तो आपको
लास्ट से 4 मिल जाएंगे। INSTR, ओके, तो INSTR समझते हैं हम। INSTR का मतलब इन स्ट्रिंग मीन्स पोजीशन ऑफ सब स्ट्रिंग। देखो डेटाबेस में बेस कौन से पोजीशन पे है, तो ऐसे ऐसे काउंट कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5, यानी बी जो स्टार्ट है वो 5 पोजीशन पे स्टार्ट है, तो यानी यहाँ जो आउटपुट हो जाएगा वो 5 पे स्टार्टिंग है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा एल ट्रिम। ट्रिम का मतलब देखो, जैसे मान लो कुछ आप लोग देखते होंगे ना कि अगर हमने यहाँ से ऐसे फिलअप किया, जैसे आप ऐसे व्हाट्सएप मैसेज में भी देखते होंगे, तो व्हाट्सएप मैसेज में आप पहले स्पेस दो, खूब सारे स्पेस दे दो, और बाद में आप टेक्स्ट लिखो, तो आप देखोगे कि केवल टेक्स्ट जाएगा, स्पेस सारे ट्रिम हो जाते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट होता है, वो ट्रिम कर देते हैं, राइट ट्रिम और लेफ्ट ट्रिम। अगर आप स्पेस देते हो तो वो स्पेस कंसीडर नहीं होते हैं, वो ट्रिम हो जाते हैं, तो केवल और केवल आपको टेक्स्ट का आउटपुट मिल रहा होता है, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट समझ लो कि आपको उतने सारे जो स्पेस के मेमोरी यूजेज हैं वो आपकी इफिशियंटली यूज हो रही हैं, यानी आपकी स्पेस मेमोरी हो रही है, मेमोरी को बचाया जा रहा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा ट्रिम। तो ट्रिम का मतलब जो है आगे हो चाहे पीछे, नहीं, लेफ्ट मीन्स लेफ्ट, राइट, तो आपका जो होगा वहां पे ट्रिम हो जाएगा और आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट देखने को मिलेगा, ओके, यस। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा डेट फंक्शन। तो डेट फंक्शन समझो आप। डेट फंक्शन में अगर नाउ फंक्शन आप कॉल कर देते हो, मीन्स अभी का जो करेंट डेट टाइम होगा वो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो फंक्शंस है ना, आप पढ़ो ना, इसे मैनुअली कोड करो, ठीक है। आप जब इसे मैनुअली कोड करोगे ना, तभी आप इसका आउटपुट को एनालाइज कर पाओगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा डेट फंक्शन। तो डेट नाउ, तो जब हम नाउ में से डेट फंक्शन को कॉल करेंगे, एंड देखो फंक्शन टू फंक्शन यहाँ चल रहा है, यहाँ फंक्शन फिर फंक्शन लगा हुआ है, ओके। देखो अब क्या हो रहा है, पहले नाउ से हमारा क्या आ रहा है, डेट आज का आ रहा है, और डेट जब हमने फंक्शन कॉल कर दिया तो उसमें से एक्सट्रैक्ट होके डेट आएगा हमारे पास, ओके। सो नेक्स्ट हमारा मंथ। तो मंथ, अगर हम यहाँ पे मंथ देते हैं एज अ DDMM YY फॉर्मेट में, तो हमारा जो मंथ होता है वहां एक्सट्रैक्ट होके चला आता है। मंथ का नेम है, तो यहाँ पे जो भी डेट रहे, जो भी मंथ रहेगा वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होकर उसका मंथ का नेम आ जाता है, ठीक है। अगर ईयर है तो जो भी हमने वहाँ डेट फिलअप किया हुआ है वो हमारा इंसर्ट किया हुआ, मतलब वहां से हमारा इंसर्ट होके वो हमारा ईयर एज अ DDDD फॉर्मेट में आ जाता है, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट हमारा डे। अगर हमारे पास कोई डेट है, ठीक है, तो उसमें से डे को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम डे फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है, ओके। डे नेम करने के लिए जैसे मंथ नेम किया था वैसे आप डे नेम भी कर सकते हो, डे करके फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर डे का वो डेट निकाल के और आपका डेट दे देता है, तो उस दिन क्या था वो पता चल जाएगा, ओके। सो नेक्स्ट है हमारा एग्रीगेट फंक्शन। तो एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। यूज्ड ऑन मल्टीपल रोज गिव सिंगल रिजल्ट। मल्टीपल रो में यूज होंगे लेकिन जो आउटपुट होगा वो सिंगल रिजल्ट रहेगा, ठीक है। तो हाँ देखो, सैलरी टेबल मान लो यहाँ पे दिया हुआ आईडी है, सैलरी है 130,000 240,000 350,000, ओके। देखो अगर हमने मैक्स फंक्शन को कॉल कर दिया एज ए सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी पूरे सैलरी में से वो वहां से आ जाएगी। देखो यहाँ मैक्स क्या था 50,000, तो हमारे यहाँ पे 50,000 आउटपुट मिल गया है। मिन मतलब यहाँ पे जो सबसे मिनिमम वैल्यू रहेगा, मिनिमम क्या था हमारे पास, मिनिमम एम्प्लॉयज के टेबल में सैलरी क्या थी 30,000, तो 30,000 आ गया। एवरेज, तो तीनों का यानी वहां जो भी था आपका उसका एवरेज सैलरी का वो आपका क्या होगा यहाँ पे मिल जाएगा। सम फंक्शन मतलब ऐड कर देगा, जितने भी वहां पे आपके रोज में जो भी डेटा है उन सबको ऐड कर देगा, ठीक है। तो एम्प्लॉय टेबल में, ठीक है, जो सम सैलरी है, तो सैलरी जो आपका कॉलम है SALARY, सैलरी आपका जो कॉलम है उसको सम कर देता है, ठीक है। और ये आप समझ गए। काउंट फंक्शन, तो काउंट ऑल यानी जितने भी उसमें मतलब ऐसे देखो रोज हैं, जितने भी रोज हैं यानी जितने भी हमारे पास डेटा हैं, कॉलम्स मतलब रोज मतलब यहाँ पे फील्ड्स, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जितने भी हमारे पास डेटा हैं उसको काउंट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, काउंट कर फंक्शन का यूज करते हैं। तो काउंट ऑल करेंगे तो एम्प्लॉय टेबल में जितना होगा वहां मिल जाएगा। देखो जैसे यहाँ समझो आईडी सैलरी हमारे पास थी, रोज टोटल रोज कितने थे 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे जो आपका हो गया ये आ गया, ठीक, हाँ, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
व्हाट आर डीबीएमएस लैंग्वेजेस? तो डीबीएमएस लैंग्वेजेस क्या है? तो डीबीएमएस लैंग्वेजेस आर यूज टू इंटरेक्ट विथ डेटाबेस। तो अगर मान लो हमारे पास डेटाबेस है, अगर हमें इससे इंटरेक्शन करना है, तो इससे इंटरेक्शन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? डीबीएमएस लैंग्वेजेस। ठीक है, जैसे हमारे पास एसक्यूएल था, क्या करने के लिए एसक्यूएल था? जो भी हमारा डेटाबेस है उससे बात करने के लिए। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बताया था ना कि डेटाबेस है, तो मैंने आपको नाम में वहां पे आपको वापस लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया हुआ था। देखो, एसक्यूएल को अगर हमें डेटाबेस, अगर हमें एसक्यूएल आता है, इट मीन्स हम डेटाबेस से बात कर सकते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि अगर हमारे पास डेटाबेस से बात करना है तो हमें डेटाबेस लैंग्वेज आनी चाहिए। सिंपल सी फंडा है। जैसे क्रिएट करना स्ट्रक्चर, इंसर्ट करना, अपडेट करना, डेटा रिट्राइव करना, एक्सेस कंट्रोल करना। ठीक है, ओके। तो इसके चार टाइप्स होते हैं, डीएमएल, डीडीएल, डीएमएल, ओके, डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल एंड डीसीएल। देखो, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज एंड डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ओके, तो एक एक देखते हैं हम। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज बेसिकली यूज टू डिफाइन एंड मैनेज डेटाबेस स्ट्रक्चर। डेटाबेस के स्ट्रक्चर और डेटाबेस के स्कीमा को जो डिफाइन करता है एंड मैनेज करता है, वो होता है डेटाबेस डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। मेटा डेटा यानी डेटा अबाउट डेटा। लेट सपोज एग्जांपल, टेबल नेम, कॉलम नेम, डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट्स स्टोर्ड इन डेटा डिक्शनरी। तो ये जितने भी डेटा हैं, ठीक है, ये सब मेटा डेटा है। तो ये सबको डिफाइन करना, मैनेज करना इस एज ए स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, इसी को क्या कहा जाता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो कौन कौन से आ जाते हैं आपके। क्रिएट, क्रिएट क्या करता है? क्रिएट करता है डेटाबेस में या तो डेटाबेस को या तो टेबल को। देखो इसका क्वेरी क्या होता है? क्रिएट डेटाबेस कॉलेज। अगर हम एक क्वेरी यूज करते हैं तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? कॉलेज के नाम का जो भी हमारा डेटाबेस हो जाएगा वो क्रिएट हो जाएगा। टेबल क्रिएट किया तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की इंट, ठीक है, नेम एज। तो यहाँ पे जो होगा वो हमारा टेबल बन जाएगा। तो यहाँ हमारा डेटाबेस बन रहा है, यहाँ पे हमारा टेबल बन रहा है। तो टेबल स्ट्रक्चर इज डिफाइंड, मेमोरी इज आल्सो एलोकेटेड। ओके, नेक्स्ट हमारा अल्टर टेबल। अल्टर टेबल का मतलब जो हमारा एग्जिस्टिंग टेबल है उसमें मॉडिफिकेशन करना है। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन करना है लाइक अल्टर टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल में ऐड करो क्या? एड्रेस ऐड कर दो वेर कर में। ठीक है, प्राइमरी की ऐड करना है तो मॉडिफिकेशन करना है तो स्टूडेंट ऐड प्राइमरी की को आईडी को प्राइमरी की बना दो। मॉडिफाई करना है कॉलम को तो अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई करो एज इंटीजर को। ओके, इनसाइड अल्टर चेंज स्ट्रक्चर नॉट डेटा। देखो स्ट्रक्चर चेंज करता है, डेटा को नहीं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रॉप टेबल। ओके, तो ड्रॉप टेबल का मतलब क्या होता है? डिलीट एंटायर टेबल परमानेंटली। ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, तो स्टूडेंट टेबल को पूरा ड्रॉप कर देगा। देखो इंटायर टेबल को ड्रॉप करता है, डेटाबेस को यहाँ पे ड्रॉप नहीं करेगा। स्ट्रक्चर प्लस डेटा बोथ रिमूव, कैन नॉट बी रिकवर्ड। ओके, तो ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। ओके, ओके, नेक्स्ट है हमारा डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यूज टू मॉडिफाई डेटा इनसाइड टेबल। ठीक है, तो जो भी हमारा टेबल है उसके अंदर जो भी हमारा डेटा है उसको क्या करता है? वहां पे मॉडिफाई करने का काम करता है। ठीक है, तो मॉडिफाई करने के लिए क्या यूज होता है? डीएमएल। ठीक है, तो डीएमएल में आप देखो इंसर्ट पर्पज, ऐड न्यू रिकॉर्ड्स, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट आईडी नेम एज वैल्यूज दिया है। ये आप ये सारे ये जितने मैंने आपको कोड दे रखे हुए हैं, ये कोड बहुत बेसिक बेसिक कोड है, बट इन कोड से आप एडवांस चीजें सीख सकते हो। क्योंकि वो कब सीखोगे आप? जब इन सारे चीजों को आप मैनुअली वहां पे कोड करोगे। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप सभी जाओ और मैनुअली कोड करो, और अगर कल ही पेपर है आपका तो फिर आप यहाँ समझ लो, बाकी चीजें मैं समझा ही रहा हूँ और आउटपुट भी मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। ओके, हाँ, सो नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल इंसर्ट करना हो तो सेम इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज जो हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारा अपडेट। तो अपडेट क्या होता है? मॉडिफाई करता है एग्जिस्टिंग डेटा को। अपडेट स्टूडेंट सेट एज को, जैसे मान लो एज किसी स्टूडेंट की पहले से 20 थी, उसके एज को मॉडिफाई करके 21 करना है
तो सिंपल सी अपडेट करो स्टूडेंट के टेबल में, क्या स्टेट करो एज जो कॉलम है जहां आईडी की वैल्यू 1 है। ओके, विदाउट वेयर, अगर हम यहाँ से वेयर नहीं लगाएंगे तो जितने भी रोज वहां पे आपको दिख रहे हैं ना वो सारे के सारे अपडेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप समझना। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा डिलीट। देखो यहाँ मैं आपको जितनी चीजें बता रहा हूँ ये सारी चीजें से पीवाईक्यू क्वेश्चंस आ चुके हैं। आप जाओ पहले वीडियो वन शॉट देखो, फिर पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करो, वो फिर देखो आपको काफी इजी लगेंगे सॉल्व करना। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा रिमूव रिकॉर्ड्स डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल्स टू 2। देखो अगर आपने वेयर नहीं लगाया तो जितने भी आपके रोज हैं वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे, और अगर आपने वेयर लगाया तो वही आईडी की वैल्यू डिलीट होती है। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, डिलीट ऑल रोज बट टेबल रिमेंस सेम। ओके, नेक्स्ट है हमारा डेटा क्वेरी लैंग्वेज यूज टू रिट्राइव डेटा। अगर हमें डेटा को फेच करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सिलेक्ट कमांड यूज करते हैं, जैसे सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स और सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये नेम कॉलम को उठा के लाएगा स्टूडेंट टेबल से, ये सारे कॉलम्स को उठा के लाएगा स्टूडेंट टेबल से। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट हमारा वेयर, तो वेयर क्या करता है, फिल्टर करता है रोज। तो जो हमारे पास रोज हैं वो जैसे मान लो सिलेक्ट ऑल किए, सारे को उठाओ स्टूडेंट टेबल से जहां एज की वैल्यू, यानी रोज में डेटा फील्ड्स में जहां भी एज की वैल्यू 20 से अधिक है तो उठा के आपको आउटपुट में शो करा देगा। नेक्स्ट जैसे कंबाइंड क्वेरी आप देखो, स्टूडेंट नेम उठाओ एज उठाओ, कहां से, स्टूडेंट से जहां एज की वैल्यू 20 से अधिक है। जैसे मान लो हमारे पास 1, देखो जैसे 1 राम 18 है, 2 राम नहीं, राम तो नहीं कर सकते, जैसे श्याम कर लेते हैं, श्याम 20 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 है, केविन 25 है। तो अब क्या करेगा, जहां भी 20 से एज अधिक है तो ये 3 वाला डेटा आपको उठ के वहां पे शो हो जाएगा। ओके, यस। तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, मीन्स कंट्रोल्स परमिशन सिक्योरिटी। ठीक है, मान लो देखो अगर हमें किसी को एक्सेस ग्रांट करना है कि वो आपके डेटाबेस को एक्सेस कर सके, तो उसके लिए गिव एक्सेस टू यूजर्स, ग्रांट सेलेक्ट, मतलब ग्रांट करो क्या, सिलेक्ट ऑन स्टूडेंट टू यूजर 1, यूजर 1 को क्या करो, जो सिलेक्ट करो स्टूडेंट को और उसको एक्सेस दे दो। तो यूजर 1 कैन रीड डेटा फ्रॉम, जो स्टूडेंट टेबल है हमारे पास तो वो सारे का सारे स्टूडेंट टेबल का डेटा यूजर 1 यहाँ पे रीड कर सकेगा। ठीक है, रिवोक का मतलब जो हमने एक्सेस दिया है उसको रिवोक कर देगा। तो यूजर 1 हैव कैन हैव नो लॉन्गर, ये चीज आप काफी विजुलाइज कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो चीजें हैं उसके सीधे सीधे अपोजिट में आ चुके हैं। यहाँ पे आप ग्रांट कर रहे हो एक्सेस को, यहाँ पे आप रिवोक कर रहे हो। एज आप ये चीज को मैं इस तरीके से समझा देता हूँ कि आप इंस्टाग्राम में भी देखते होंगे कि आज के डेट में पेरेंशियल मोड आ गया है, तो आप ग्रांट कर देते हैं किसको, अपने पेरेंट्स को एक्सेस दे देते हैं और फिर आप उसमें रिवोक कर देते हैं। तो कुछ सिनेरियो यही बन रहा होता है, तो पेरेंट्स से एक्सेस ले लिया जाता है। तो कुछ सिनेरियो यही होता है आपका। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, तो कंप्यूटर नेटवर्क की तरफ हम बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। देखो कंप्यूटर नेटवर्क हमारा क्या होता है ये समझो आप सबसे पहले। देखो तो कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सिस्टम where multiple devices are connected to share data, share resources and communicate। मतलब देखो अगर हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं और आपस में डेटा की शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो रिसोर्सेज की शेयरिंग कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज कि ये क्या है, एक नेटवर्क में है। ठीक है, यस। इंटरनेट, स्कूल कंप्यूटर लैब, एटीएम नेटवर्क। नेटवर्क की इंपॉर्टेंस क्या है, देखो फास्ट कम्युनिकेशन, रिसोर्स शेयरिंग, कोलैबोरेशन। तो ये सारे के सारे चीजें जो होती हैं हमारी नेटवर्क आर इंपॉर्टेंट फॉर फास्ट कम्युनिकेशन, रिसोर्स शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन। यस, ओके। सो नेक्स्ट है हमारा इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कब हुआ, ये देखो। तो नेटवर्क बिगन इन 1960 विद अर्पानेट। ठीक है, अभी पीवाईक्यू क्वेश्चन में इससे क्वेश्चन आ चुके थे अर्पानेट का। ठीक है, तो आप वो चीज देख लेना, पीवाईक्यू क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कराया वीडियो, वहां पे आपको क्लियर दिख जाएगा।
डेवलप्ड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, कनेक्टेड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। गोल क्या था इसका? शेयरिंग इंफॉर्मेशन। अर्पन इट इवॉल्व इट्स इनटू टुडे इंटरनेट। ओके, यस। सो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। देखो, तो नेटवर्क के कौन कौन से टाइप होते हैं? पैन, लैन, मैन, मैन, ये तो बहुत बेसिक से समझ जाते होगे। पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। तो देखो, पर्सनल एरिया नेटवर्क की एरिया जो होती है वो 10 मीटर की होती है, स्पीड इसकी काफी हाई होती है एंड कॉस्ट काफी लो होता है। लोकल एरिया नेटवर्क की एरिया बिल्डिंग होती है, लाइक स्पीड हाई होता है और कॉस्ट लो होता है। ओके, मेट्रोपॉलिटन का सिटी कह सकते हैं, एज इसकी स्पीड मीडियम होती है और कॉस्ट भी मीडियम होता है। वाइड एरिया नेटवर्क की एरिया तो काफी बड़ी होती है, स्पीड लो होती है एंड कॉस्ट काफी हाई होती है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा पैन। चलो आप देख लो, जैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क में ब्लूटूथ हो गया, मोबाइल हॉटस्पॉट हो गया। लोकल एरिया नेटवर्क में स्कूल लैब हो गया, ऑफिस नेटवर्क हो गया। मेट्रोपॉलिटन में सिटी वाइड एरिया केबल नेटवर्क हो गया और वैन में इंटरनेट हो गया। ठीक है, अब आप समझो नेटवर्क टोपोलॉजी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर CUET UG 2026 में भी इससे काफी क्वेश्चंस आ चुके थे और ये हमेशा क्वेश्चंस, देखो 25 में भी क्वेश्चन आ चुके हैं और इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो 2026 के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, आप अच्छे से प्रिपेयर करो। टोपोलॉजी का मतलब होता है, देखो, अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो डिवाइसेस हैं, नेटवर्क नेटवर्क मतलब अरेंज करना। ठीक है, तो उन सभी डिवाइसेस को एक अरेंजमेंट फॉर्मेट में रखना ही टोपोलॉजी कहलाती है। ठीक है, देखो पहला टॉपिक होता है बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी मीन्स सिंगल मेन केबल बैकबोन। अब आप यहाँ से समझो, एक सिंगल मेन बैकबोन होता है और इससे सारे के सारे नोड यहाँ कनेक्टेड है और ये सारे के सारे यहाँ पे ऐसे टैप किए गए होते हैं उसी बैकबोन केबल से। तो जो डेटा होता है वो दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होता है। ठीक है, इसका एडवांटेज देखो बहुत सिंपल होता है, इसका कॉस्ट बहुत लो होता है। ओके, डिसएडवांटेज क्या है? अगर आपका ये केबल हो गया फेल तो आपका जो इंटायर नेटवर्क है वो फेल हो जाएगा और बहुत लिमिटेड डिवाइसेस हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यस। सो नेक्स्ट है हमारा स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी समझो, ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू सेंट्रल हब या स्विच। तो जितने भी यहाँ डिवाइसेस होते हैं, यहाँ देखो, या तो हब से कनेक्टेड होगा या तो फिर स्विच से कनेक्टेड होगा। तो एज ए स्टार टोपोलॉजी यूजिंग स्विच, स्विच डेटा रिसीव्ड, डेटा स्ट्रीम, सेंडर, नो डेटा रिसीव। देखो, अब मान लो जैसे यहाँ सेंडर ने डेटा भेजा तो स्विच क्या करता है? आईपी एड्रेस से भेजता है, मतलब पर्टिकुलर एड्रेस जिसके लिए आया रहता है वहां पे वो ब्रॉडकास्ट करता है डेटा को। तो यहाँ इसके लिए आया हुआ डेटा तो यहाँ पे रिसीव हो जाएगा, बाकी को डेटा रिसीव नहीं होगा। अगर यहीं पे हमने हब लगा दिया होता तो क्या करता है? हब ब्रॉडकास्ट कर देता, सबको भेज देता, ले भाई जाओ, तू भी डेटा ले, तू भी डेटा ले, तू भी डेटा ले, इन सबको डेटा भेज देता। ओके, तो यस, इजी टू मैनेज होता है। फेलियर ऑफ वन डिवाइस डज नॉट अफेक्ट अदर्स। मान लो ये फेल भी हो जाता है तो कोई इश्यू नहीं होता है, बट हाँ अगर हब या स्विच फेल हो गया तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। ओके, तो यस। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी समझो, डिवाइसेस फ्रॉम अ सर्कुलर लूप। देखो यहाँ पे सर्कुलर लूप आपको दिख रहा होगा, यहाँ नोड 1 होता है, नोड 2 होता है, नोड 3 होता है, नोड 4 होता है, डायरेक्शन फ्लो होते हैं। ठीक है, डेटा मूव्स इन वन डायरेक्शन। जो डेटा होता है किसी एक डायरेक्शन में जाता है। आई वन फेलियर इंटायर नेटवर्क डिफेक्टेड। अगर मान लो ये नोड यहाँ से फेल हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा? वो अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो यस। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैश टोपोलॉजी। एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस। यहाँ जो ऐसा मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि सारे डिवाइस सभी डिवाइसेस से कनेक्टेड रहते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है? देखो, हाईली रिलायबल, नो डेटा लॉस। अगर ये गया भी तो अदर केबल के थ्रू यहाँ से आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिसके दो टाइप होते हैं, फुल्ली मैश एंड पार्शियल मैश। तो पार्शियल मैश में आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ ही का सिनेरियो कनेक्टेड होने का। ठीक है, और इसमें फुल्ली के फुल्ली कनेक्टेड रहते हैं। कंप्लेक्सिटी इसकी थोड़ी ज्यादा होती है और डिसएडवांटेज इसका क्या है? काफी एक्सपेंसिव होते हैं। ओके, यस। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी लाइक है हिरारिकल स्ट्रक्चर, मींस ट्री में बना के होता है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस की टोपोलॉजी होती है। देखो, पीसी सर्वर डेटाबेस है, यानी बैकबोन केबल आ गया।
हब ने आया, हब ने क्या किया, यहाँ पे सबको डेटाबेस यानी अलग अलग जगह डेटा को यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर दिया तीनों हब के पास। अब फिर यहाँ जो हब है अलग अलग पीसीज के पास डेटा को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर जो बन रहा होगा यहाँ पे वो एज अ ट्री स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी ट्री मतलब जो हमारा बन रहा है वो ट्री टोपोलॉजी। तो यस, सो नेक्स्ट हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। देखो यहाँ पे हम बस टोपोलॉजी उठा लिए, यहाँ पे स्टार उठा लिए, यहाँ पे रिंग उठा लिए, तो ये पूरा सिनारियो बन रहा है। तो ये सिनारियो हमारा क्या कहा जाता है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, तो यस दिस इज नोन एज हाइब्रिड टोपोलॉजी। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेटवर्क डिवाइसेस। तो नेटवर्क डिवाइसेस में पहला डिवाइस होता है मॉडेम। तो मॉडेम आप सभी जानते ही होंगे, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर काफी बेसिक से पढ़ रखा होगा। जो डिजिटल को एनालॉग में एंड एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने का काम कौन करता है, मॉडेम करता है। कनेक्ट टू आईएसपी इंटरनेट। ठीक है, तो यस ओके। नेक्स्ट है हमारा इथरनेट कार्ड एनआईसी। कनेक्ट कंप्यूटर टू लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, एनआईसी। और सभी एनआईसी कार्ड के पास एक यूनिक एमएससी एड्रेस यानी मैक एड्रेस मिला हुआ रहता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान से रखना और इसको ध्यान से पढ़ो। ओके, तो यस, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिपीटर। रिपीटर का काम क्या है, रिपीटर बूस्ट करता है वीक सिग्नल को। देखो मान लो हमारे पास ऐसा मत, अगर हमारे पास ये सिग्नल आई काफी दूर से आ रही, फिर आगे चलने के बाद अब ये सिग्नल आपकी थोड़ी सी वीक हो गई है, तो अगर हमने यहाँ पे रिपीटर लगा दिया तो जो हमारा एक्चुअल सिग्नल चल रहा है तो वो मिल जाएगा। देखो रिपीटर एम्पलीफाई करने का काम नहीं करता है, रिपीटर आपकी जो एक्चुअल सिग्नल थी वो बूस्ट कर देता है। जैसे यहाँ पे जो लो था उसको यहाँ पे आके बूस्ट कर दिया। ओके, और ये ओएसआई लेवल लेयर 1 पे काम कर रहा होता है। ओके, तो यस, नेक्स्ट हमारा हब। हब क्या है, आप देखो, कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस, सेंड्स डेटा टू ऑल डिवाइसेस। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा हब होता है वो बेसिकली काम क्या करता है, डेटा ब्रॉडकास्टिंग। तो मतलब जो भी हमारे डेटा बेस इससे डिवाइसेस कनेक्टेड रहेंगे सब डेटा को सभी डिवाइसेस के पास फॉरवर्ड कर देता है यानी ब्रॉडकास्ट कर देता है। नो इंटेलिजेंस, इसके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं था, बस ऐसे ब्रॉडकास्ट ब्लाइंडली आंख बंद करके ब्रॉडकास्ट कर दिया। मान लो हमारे पास, अब मैंने यहाँ पे हब लगा रखा हुआ है, लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे हब लगा रखा है, ये क्या किया भाई साहब आए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सबको ले लो भाई, तुम सारे के सारे डेटा ले जाओ, किसी सबको ले जाओ। अब देखो यहाँ पे मान लो हमें सिक्योरिटी तो मिली ही नहीं, हमें तो इससे भेजना था, बट ये हब भाई साहब सबको भेज दिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है। ओके, तो यस, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्विच। देखो इसी इंटेलिजेंसी, इसके अंदर इंटेलिजेंसी होती है। हब ने क्या किया था, लो भैया आओ ले जाओ, जो भेजा डेटा सबको दे देता है। लेकिन यही स्विच क्या करता है, सेंड करता है डेटा स्पेसिफिक डिवाइस पे। कैसे, हब से एडवांटेज मोर इफिशिएंट यूजेस मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस के अकॉर्डिंगली एंड आईपी एड्रेस, इन दोनों के अकॉर्डिंगली वो जो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे स्विच लगाया तो ये डेटा अगर आईपी एड्रेस या फिर मैक एड्रेस जो भी मिला हुआ है तो उस पर्टिकुलर डिवाइस पर ही वो डेटा सेंड होता है। ओके, तो यस, राउटर कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क। आप सभी जानते हो वाईफाई राउटर, जैसे अगर आपका राउटर है डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो यस, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गेटवे। डिफरेंट प्रोटोकॉल्स या नेटवर्क्स को जोड़ने का काम कौन करता है, गेटवे। जैसे गेटवे है, ओके, तो अगर मान लो हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क, तो डिफरेंट प्रोटोकॉल नेटवर्क हो गए। अब इनको जोड़ने का काम कौन करेगा, एज अ गेटवे। ओके, तो यस, RJ45 कनेक्टर क्या होते हैं, आप सभी इथरनेट केबल जानते ही होंगे। ठीक है, तो इथरनेट केबल में जो हमारा कनेक्टर लगा होता है उसे हम RJ45 कनेक्टर कहते हैं, जो कि 8 पिन का होता है और लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन केबल में इसका यूज किया जाता है। ओके, तो यस, नेक्स्ट हम डिफरेंसेस और कुछ तरीके से समझ। देखो यहाँ पे मैंने एकदम बेसिक से टेबल बना के रखा हो, आप सही पढ़ के समझ सकते हो। देखो डिवाइस, फंक्शन एंड लेयर। तो रिपीटर क्या करता है, बूस्ट करता है सिग्नल को और लेयर 1 में यूज होता है। अब क्या होता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है, आप सभी जानते ही हो, लेयर 1 में यूज होता है। स्विच क्या करता है, स्मार्ट डेटा ट्रांसफर करता है, जो कि लेयर 2 में यूज होता है। राउटर क्या होता है, कनेक्ट इंटरनेट वर्क्स लेयर 3 में, और गेटवे प्रोटोकॉल कन्वर्जन ऑल लेयर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या होता है,
तो द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स दैट कम्युनिकेट यूजिंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स लाइक टीसीपी या आईपी। देखो, अगर हमारे पास ये नेटवर्क में कंप्यूटर कनेक्टेड है, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स, अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स किसी नेटवर्क में कनेक्टेड है, कम्युनिकेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोकॉल्स, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल हो, अगर इनसे कनेक्टेड हैं तो दैट होल सिनेरियो इज नोन एज इंटरनेट। ठीक है, तो यस, व्हाट दिस रियली मीन्स millions of devices are connected worldwide. These devices communicate using rules, set of rules. तो पता है कि नहीं, set of rules is known as protocols. Yes, ये आप याद रखना। Data travels in the form of packets. Data जो है पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है। ओके, तो यस, नेक्स्ट टॉपिक हमारा की कंपोनेंट्स एक्सप्लेन। तो की कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? डिवाइसेस। तो वे जो डिवाइसेस एंड सिस्टम पे होते हैं वो होते हैं जैसे कंप्यूटर्स, मोबाइल, सर्वर्स, that is known as int servers में होते हैं। ओके, यस। नेक्स्ट हमारा राउटर, डायरेक्ट डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। मगर हम यहाँ पे राउटर लगा रखे हुए हैं, तो अगर हमें इन तीन डिवाइसेस को डेटा कनेक्ट करना है तो इन तीनों डिवाइसेस को हमें डेटा कहाँ से मिलेगा? मेन यहाँ से मिलेगा। देन डायरेक्ट डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर, एक नेटवर्क से अनदर डेटा पे डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर करता है। ओके, तो यस। कम्युनिकेशन मीडिया, वायर्ड हो सकते हैं, वायरलेस हो सकते हैं, जैसे फाइबर हो गया, केबल्स हो गए, वाईफाई, सैटेलाइट्स हो गए। ओके, तो यस। पर्पज ऑफ इंटरनेट, क्या होता है पर्पज भी? डेटा एक्सचेंज का, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एक्सेस। तो डेटा एक्सचेंज करना होता है इंटरनेट का यूज करते हैं, कम्युनिकेशन में इंटरनेट का यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सेस में यूज करते हैं। ओके, यस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रियल वर्किंग एग्जांपल देख लो आप। जब आप कुछ सर्च कर रहे हो तो देखो, जैसे आपने गूगल पे सर्च किया, खुशी फाउंडेशन एकेडमी, ठीक है, तो खुशी फाउंडेशन एकेडमी को जैसे आपने सर्च किया तो आपकी जो डिवाइस है वो रिक्वेस्ट किया कि सर्वर को, उसने सर्वर पे रिक्वेस्ट किया। अब वो एज अ राउटर्स के थ्रू नेटवर्क में सर्वर के पास, देखो सर्वर के पास आपका प्रोसेस रिक्वेस्ट जाता है। ठीक, अब यहाँ सर्वर में अगर आपके डेटा पड़ा हुआ है, यानी खुशी फाउंडेशन एकेडमी .com की साइट पड़ी हुई है, तो अब यहाँ से वापस से आपको रिस्पांस मिलता है और वही रिस्पांस आपको शो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एज अ यूजर आपको दिख रहा होता है। तो जो पूरा सिनेरियो है आपका वो कंप्लीट सिनेरियो यही है। ओके, तो यस। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा www मींस वर्ल्ड वाइड वेब। तो www इज नॉट द इंटरनेट इटसेल्फ। तो देखो, बहुत लोग कहते हैं कि www इंटरनेट है। नो, इट्स टोटली रॉन्ग। देखो, www इंटरनेट नहीं है, ये एक सर्विस है जो इंटरनेट पर रन कर रही होती है। ठीक है, तो एक कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस एंड रिसोर्सेज एक्सेस्ड थ्रू द इंटरनेट। डिफरेंट टाइप ऑफ वेब पेजेस एंड रिसोर्सेज का जो कलेक्शन होता है उसको इंटरनेट के थ्रू जब हम एक्सेस कर रहे होते हैं तो वो जो हमारा बन रहा होता है वो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब बन रहा होता है। तो देखो, इंटरनेट का होता है एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और www होता है कंटेंट होता है पूरा वेबसाइट्स का। इन्वेंट किसने किया था? टिम बर्नर्स ने। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कब किया था? 1990 में इन्होंने किया हुआ था। ओके, तो यस। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे, इसमें देखो की टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी होती है वेबसाइट्स में। तो देखो, HTML, URL, HTTP। तो यूज टू क्रिएट वेब पेजेस, एड्रेस ऑफ वेब पेज, एग्जाम्पल google.com लाइक दिस। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, रूल्स ऑफ ट्रांसफरिंग वेब पेजेस। ठीक है, तो देखो HTTP का मतलब ये होता है, और एक होता है HTTPS। देखो, इस PS का मतलब होता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी का पर्पज। यहाँ पे आपको एक सॉलिड सिक्योरिटी लेयर मिल जाती है। ओके, तो यस। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, देखो एड्रेस ऑफ वेब पेज जो आपको मिल गया। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, रूल्स ऑफ ट्रांसफरिंग वेब पेजेस। ओके, तो यस। सो नेक्स्ट है हमारा फ्लो ऑफ वेब एक्सेस। हम वेब एक्सेस जब करते हैं तो उसका फ्लो क्या होता है? सबसे पहले आप कोई URL इंटर करते हो। देखो, सेम वही सिनेरियो, आपने सर्च किया खुशी फाउंडेशन एकेडमी .com, उसने क्या किया? HTTP रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने वेब पेज को भेजा, और वेब पेज को कौन दिखा देता है? हमें ब्राउजर शो कराता है।
तो जो पूरा सिनेरियो है हमारा वेब एक्सेस का, यानी हमारी वेबसाइट को एक्सेस करने का, वो यही है। तो आप वहां से जाओ और पीडीएफ की लिंक डाउनलोड कर लो। पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी आपको, पीडीएफ मिल जाएगी, और आप इजीली अपने CUET UG 2026 के फुल प्रिपरेशन करो। ओके, तो यस। सो नेक्स्ट हमारा मैक एड्रेस। मैक एड्रेस मीन्स फिजिकल एड्रेस। A MAC address is a unique hardware identifier assigned to a network device। देखो, मैक एड्रेस बेसिकली वे एड्रेस होता है जो हार्डवेयर को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है और नेटवर्क डिवाइस में असाइन किए गए होते हैं। देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, 48 बिट्स 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स। तो आपको ये एग्जांपल मिल गया। ब्रेक डाउन देखो, फर्स्ट 6 डिजिट जो होते हैं वो आपके मैन्युफैक्चरर द्वारा प्रोवाइडेड होते हैं, और लास्ट 6 डिजिट होते हैं वो डिवाइस का यूनिक नंबर होता है। मीन्स हार्डवेयर, यानी हार्डवेयर का जो हमारा यूनिक आइडेंटिफायर डिवाइस कोड होता है वो हमारा मैक एड्रेस होता है। ओके, तो यस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। देखो पूरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखो मैक एड्रेस की, फिक्स होते हैं, चेंज नहीं किया जा सकता है, मैन्युफैक्चरर के थ्रू असाइन किया जाता है, और डेटा लिंक लेयर के सेकंड में काम कर रहा होता है। मैक एड्रेस का मतलब परमानेंटली आइडेंटिटी ऑफ डिवाइस, इसे कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। ओके, तो यस। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा IP एड्रेस। तो IP एड्रेस इज बेसिकली लॉजिकल एड्रेस। मीन्स an IP address is a unique address assigned to a device on a network for communication। कम्युनिकेशन करने के लिए नेटवर्क में डिवाइस को एक यूनिक एड्रेस असाइन की जाती है, दैट इज नोन एज IP एड्रेस। देखो मैक एड्रेस आपका परमानेंट होता है कि इसका डिवाइस का होता है, चेंज नहीं किया जा सकता है। IP एड्रेस भी डिवाइस का होता है बट वो चेंज किया जा सकता है क्योंकि वो डिवाइस नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं और नेटवर्क में यूनिक एड्रेस आइडेंटिफाई किए जाते हैं, मींस असाइन किए गए होते हैं। ओके, तो यस। सो नेक्स्ट है हमारा वाई IP इज नीडेड। IP की नीड क्या है, टू आइडेंटिफाई डिवाइस लोकेशन इन नेटवर्क, यानी लोकेशन क्या है डिवाइस की नेटवर्क में वो आइडेंटिफाई करने के लिए। सेंड या रिसीव डेटा। ओके, तो यस। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा IPv4। स्ट्रक्चर क्या होता है IPv4, देखो IPv4 होता है और एक IPv6 होता है, ये दोनों आप समझो, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। IPv4 32 बिट का एड्रेस होता है, 4 नंबर में रिटर्न किए जाते हैं और इनकी एक रेंज होती है 0 to 2255। देखो इसमें ये इशू था कि इसमें केवल और केवल हम लिमिटेड एड्रेस आइडेंटिफाई कर सकते थे, जैसे अराउंड 4.3 बिलियन। तो इसी को मतलब देखो इसी प्रॉब्लम को सही करने के लिए हमने एक नया बनाया था IPv6। तो इन्होंने क्या दिया कि IPv6 में क्या करो कि वो 128 बिट के एड्रेस देने लगे। ठीक है, तो ये जो होता है IPv4 के एड्रेस शॉर्टेज को सॉल्व करता है और ह्यूज नंबर ऑफ एड्रेसेस यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैक का एड्रेस वर्सेस IP एड्रेस। आप समझो फीचर देखो मैक एड्रेस और IP एड्रेस। देखो मैक एड्रेस क्या होता है, फिजिकल होता है, जबकि IP एड्रेस लॉजिकल होता है, असाइंड बाय मैन्युफैक्चरर या नेटवर्क के थ्रू असाइन होता है। चेंजेबल, नो, यस। फॉर्मेट क्या होता है, हेक्साडेसिमल और ये डेसिमल। लेयर डेटा लिंक लेयर 2 में, नेटवर्क लेयर 3rd। ओके, तो यस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ इंटरनेट प्लस IP प्लस मैक वर्क टुगेदर। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, स्टेप बाय स्टेप डाटा ट्रांसफर। जब आप किसी वेबसाइट में एंटर करते हो तो योर डिवाइस यूजेस एज IP एड्रेस टू लोकेट डेस्टिनेशन। डेटा ट्रेवल्स थ्रू राउटर्स इनसाइड लोकल नेटवर्क, मैक एड्रेस इज यूज्ड और डेटा रीच एट करेक्ट डिवाइस। तो IP एड्रेस बताता है वेयर टू गो और मैक एड्रेस बताता है हु इज एग्जैक्टली, मतलब एग्जैक्टली है कौन। ओके, तो यस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइनल कनेक्शन क्या बनता है। देखो इंटरनेट ग्लोबल नेटवर्क, www सर्विस ऑन नेटवर्क इंटरनेट। IP एड्रेस लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए, मैक एड्रेस फिजिकल डिवाइस आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, तो यस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा OSI मॉडल। तो OSI मॉडल क्या होता है, तो OSI मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल होता है जो कि एक 7 लेयर फ्रेमवर्क होता है, जो कि यूज कहाँ होता है, डेटा हाउ यूज टू अंडरस्टैंड हाउ डेटा ट्रेवल इन नेटवर्क। बताता है हमें क्या, वो डेटा जो है नेटवर्क में कैसे ट्रेवल करेगा। देखो स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन, ट्रबल शूटिंग को इजियर बनाता है और नेटवर्क फंक्शंस को सेपरेट करने का काम कौन करता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ठीक है, तो इसके 7 लेयर्स हम समझते हैं।
तो 7 लेयर टॉप टू बॉटम समझेंगे। देखो पहला लेयर होता है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर जहां हमारा एंड यूजर होता है और नेटवर्क होता है, वो इंटरफेस कराता है यूजर को, ठीक है। जैसे ब्राउजर, तो ब्राउजर जो है हमारा यूजर यूज कर रहा है, तो उसे पूरा का पूरा फाइनल वेब पेज दिख रहा है, बट इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो हम नेक्स्ट समझते हैं। तो यूजर इंटरेक्ट हियर, तो बेसिकली यहाँ पे यूजर जो होता है इंटरेक्ट कर रहा होता है, तो यस। सो नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। डेटा फॉर्मेट को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। जैसे मान लो एज अ व्हाट्सएप हम एग्जांपल लेते हैं, तो व्हाट्सएप में आपको ऊपर तो दिख गया टेक्स्ट कि ये मान लो आपकी सेंडर है और ये आपके रिसीवर हैं। तो जो सेंडर ने भेजा वो टेक्स्ट आपको रिसीव हुआ, बट इसके पीछे का जो इंक्रिप्शन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अगर इंक्रिप्शन नहीं होगा तो सिक्योरिटी इशू आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा रिसीवर होता है वो मेन टेक्स्ट मिलता है, तो यहाँ पे डिक्रिप्शन होता है उसी टेक्स्ट का और यहाँ पे उसी टेक्स्ट का इंक्रिप्शन होता है। तो ये जो होता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर में होता है। ओके, सेशन लेयर, ये मैनेज सेशन कनेक्शन, लॉगिन सेशन इन वेबसाइट। देखो जैसे आप व्हाट्सएप में लॉगिन हो तो वो सेशन में स्टोर हो गया होता है, जैसे ही आप लॉग आउट होते हैं वो सेशन वहां से क्लोज हो गया होता है। ओके, तो यस। नेक्स्ट हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड टू एंड कम्युनिकेशन, एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल। इसमें प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, टीसीपी कंट्रोल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। देखो और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल भी यूज होता है इसमें। देखो ट्रांसपोर्ट लेयर में एंड टू एंड कम्युनिकेशन होता है, एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल को मैनेज यहाँ पे किया जाता है। ओके, तो यस। नेटवर्क लेयर, लेयर नंबर 3 में क्या होता है, राउटिंग पाथ होते हैं और इसमें बेसिकली राउटर का यूज होता है। जैसे जो आपका नेटवर्क में डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो किस तरीके से वहाँ ट्रेवल कर रहे हैं वो आपको बताते हैं। ओके, तो यस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में नोड टू नोड कम्युनिकेशन होता है, मैक एड्रेस। फिजिकल लेयर में ट्रांसमिशन अपडेट्स केबल्स के थ्रू होता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, इस तरीके से समझो। सेंडर ने क्या किया, अगर आपको कोई डेटा भेजा लेयर नंबर 7 पे, फिर लेयर नंबर 1, फिर ट्रांसमिशन, फिर रिसीवर, फिर लेयर 1, फिर लेयर 7। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट इसका ये है, मैं आपको समझाता हूं कि अगर सेंडर ने आपको डेटा भेजा तो उसके बीच जो आपको मैसेज मिला है वो मैसेज के बीच बहुत सारे प्रोटोकॉल्स वर्क कर रहे होते हैं ताकि सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी मेंटेन हो सके, ठीक है। तो यस, नेक्स्ट है हमारा वेबसाइट एंड वेब पेजेस। वेबसाइट क्या होता है भाई, वेबसाइट इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस और अंडर वन डोमेन। तो किसी डोमेन के अंदर अगर कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस हैं तो उसे वेबसाइट कहा जाता है। जैसे amazon.com, google.com, खुशी फाउंडेशन academy.com। ओके, तो यहाँ पे आपको वो भी एक डोमेन के अंदर मिल जाएगा। ओके, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज, आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अपने नोट्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो यस। वेब पेजेस क्या है, सिंगल डॉक्यूमेंट विद इन अ वेबसाइट। अगर वेबसाइट है हमारे पास, जैसे मान लो खुशी फाउंडेशन academy.com, वहां पे आपका जो नोट्स वेब पेज है वो है एक सिंगल डॉक्यूमेंट, और सिंगल डॉक्यूमेंट मींस वेब पेज। ओके, तो यस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ वेब पेजेस। तो वेब पेजेस के दो टाइप होते हैं, स्टैटिक एंड वेब डायनेमिक। तो स्टैटिक में देखो हमारे पास फीचर्स जैसे फिक्स कंटेंट, सेम फॉर ऑल यूजर्स, बेसिक एचटीएमएल। जैसे मान लो अगर हमने नोट्स बनाया तो नोट्स का हमने हेडिंग दे दिया, कुछ बेसिक यहाँ पे कंटेंट दे दिया, ठीक है, तो वो हमारा वे स्टैटिक हो गया। बट डायनेमिक में हमारे देखो नोट्स क्या हो रहे हैं, डेटाबेस से आ रहे हैं, तो वो आपके क्या हो गए, आपके पूरे के पूरे डायनेमिकली हो गए, वहां से डायनेमिक डेटाबेस है। जैसे इंस्टाग्राम पे आप रील्स स्क्रॉल करते हो तो डायनेमिक आ रहा है, यूट्यूब पे होम पेज आप देखते हो स्क्रॉल करते जाओ आपको अलग अलग वीडियो जाएंगे, तो इसमें जैसे जावा स्क्रिप्ट, पीएचपी, अलग अलग टाइप के टेक्नोलॉजी यूज होते हैं। ओके, वेब ब्राउजर्स। वेब ब्राउजर्स बेसिकली वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि वेब पेजेस को एक्सेस और डिस्प्ले कराने का काम करते हैं, जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी। टैब्स फीचर्स होता है, बुक मार्क्स होता है, प्राइवेसी मोड होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा ब्राउजर सेटिंग्स एंड टूल्स। देखो ब्राउजर सेटिंग्स में कौन कौन से होते हैं टूल्स, जैसे प्लगइन्स होते हैं, कुछ जो ब्राउजर फंक्शनैलिटी को बढ़ा देते हैं, जैसे एड ब्लॉकर। अभी एड ब्लॉकर बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंने मान लो कोई एड ब्लॉकर यूज किया तो जो हमारे अलग अलग वेबसाइट पे एड्स आते हैं उनको ब्लॉक कर देता है। तो ये फंक्शनैलिटी में कौन प्रोवाइड कर रहा है, ब्राउजर प्रोवाइड कर रहा है। ओके, ब्राउजर कुछ सेटिंग्स होती हैं जैसे प्राइवेसी, सिक्योरिटी, होम पेज।
मान लो आप कुछ भी कोई भी अगर मान लो आपने हिस्ट्री बना के रखी है, ठीक है, तो उस हिस्ट्री को अगर आपको रिमूव करना है, डिलीट करना है, उसकी प्राइवेसी, तो ये सारा का सारा हमारा ब्राउजर कंट्रोल कर रहा होता है। ओके, तो यस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कुकीज। कुकीज क्या होते हैं? कुकीज बेसिकली स्मॉल डेटा होते हैं जो कि ब्राउजर में स्टोर होते हैं। जैसे मान लो अगर आप कहीं गए होगे, मान लो लेट सपोज कि आप इंस्टाग्राम में गए, ये काफी आप लोगों से अटैच एग्जांपल्स हैं तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो आप इंस्टाग्राम पे गए, आपने देखा होगा कि पहले से बोल देता है कि ये आपका यूजर नेम, ये आपका पासवर्ड है। तो ये जो स्टोर डेटा है वो कहाँ से आया? वो कुकीज से आया होगा, ठीक है। तो स्मॉल डेटा जो ब्राउजर स्टोर कर लिया रहता है, जैसे लॉग इन, पर्सनलाइजेशन। कुकीज क्या करते हैं? सेशंस बनाने में हेल्प करते हैं और ट्रैकिंग करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो यस। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेब सर्वर्स। सर्वर क्या होता है? सर्वर जानते हैं कि कंप्यूटर ही होता है जो सबके सब एक्सेस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे सर्वर की तरह वर्क कर रहा होता है, ठीक है। तो देखो, ए वेब सर्वर इज अ सिस्टम दैट स्टोर्स एंड डिलीवर वेब पेजेस। तो वेब पेजेस जो स्टोर करके रखता है वो सर्वर, ठीक है, और डिलीवर किया तो उसे हम क्या कहते हैं? वेब सर्वर्स। जैसे ये रिक्वेस्ट और रिसीव पे, रिस्पॉन्स पे काम करते हैं। देखो, जैसे मान लो आप खुशी फाउंडेशन एकेडमी डॉट कॉम पे गए, तो खुशी फाउंडेशन एकेडमी डॉट कॉम पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो जो वेब पेज आपको मिल रहे हैं वो हमारे वेब सर्वर से आपको दिखाई देंगे। ओके, तो यस। एग्जाम्पल फ्लो क्या है? ब्राउजर सेंड्स रिक्वेस्ट, सर्वर प्रोसेसेस, सर्वर सेंड वेब पेजेस, टाइप्स अपेचे, nginx, IIS, ठीक है। ओके, तो यस। नेक्स्ट, वेब होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब क्या होता है आप समझो। जो भी हमारे सर्वर है, अगर उस सर्वर को हमें वेब पेज डालना है, तो यानी वेब पेज को सर्वर पे रखना ही क्या हो गया? होस्टिंग। यानी सर्विस दैट स्टोर्स वेबसाइट्स ऑन सर्वर्स, यानी वेब पेजेस और कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस हमारे क्या हो गए? वेबसाइट्स। तो वेबसाइट्स को अगर हमने सर्वर पे डाल दिया तो वो हमारी होस्टिंग हो गई। यानी वेबसाइट को ऑनलाइन किसी के थ्रू एक्सेसिबल कराना ही वेब होस्टिंग कहलाता है। ओके, तो यस। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीएनएस, वेब सर्विसेज। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है। तो डीएनएस में देखो, डीएनएस का मतलब कन्वर्ट्स क्या करता है? डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में। जैसे आप जब भी google.com पे जाते हो तो उसका एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होगा। चाहे आप जब भी खुशी फाउंडेशन एकेडमी .com पे जाते हो तो उसका एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है। तो मतलब देखो, आप आईपी एड्रेस तो याद रख पाओ सबका इम्पॉसिबल है, इसीलिए डोमेन नेम सिस्टम बनाया गया। आप जैसे ही डोमेन नेम क्लिक करते हो, ठीक है, तो डोमेन नेम जैसे ही आप डालते हो तो आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होता है और वो आईपी एड्रेस सर्वर पे हिट करता है। तो ये जो ये जो डोमेन है आपको पढ़ना ह्यूमन फ्रेंडली होता है। ओके, तो यस। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल। ईमेल का काम क्या होता है? सेंड्स एंड रिसीव मैसेजेस। ओके, तो यस, इसके आप सभी प्रोटोकॉल जानते हो। प्रोटोकॉल्स मतलब आप सभी को पता है, सेट ऑफ रूल्स, जिसमें आपके SMTP, POP3, IMAP, तो ये सारे आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं, यानी सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ओके, तो यस। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चैट। चैटिंग में तो सभी लोग माहिर हो गए भाई। तो चैटिंग आप सभी जानते हो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम। ओके, रियल टाइम कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आप चैटिंग हो गया। जैसे मान लो यहाँ सेंडर ने डेटा भेजा, यहाँ पे और यहाँ पे रिसीवर हुआ। तो यहाँ पे जो सेंडर है, यहाँ पे जो रिसीवर है, ठीक है। यहाँ पे तो आप सभी समझ रहे हो कि जितने प्रोसेसेस होते हैं, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, तो आपने यहाँ से इनको चैट भेजा, इन्होंने इनको चैट भेजा, इन्होंने इनको चैट भेजा, इन्होंने इनको चैट भेजा, मीन्स चैटिंग चल रही है। तो दैट रियल टाइम कम्युनिकेशन। और रियल टाइम कम्युनिकेशन आप किन किन एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं? लाइक व्हाट्सएप, टेलीग्राम, अभी तो बहुत सारे स्नैपचैट भी आ चुके हैं जो कि काफी रियल टाइम कम्युनिकेशन का प्रोवाइडिंग कर रहे हैं। ओके, हाँ, तो सो नेक्स्ट हमारा VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब आप देखो, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब आप समझो, आप व्हाट्सएप पे कॉल करते हो किसी को, चाहे आप इंस्टा पे कॉल कर रहे हो किसी को, तो वो आपके इंटरनेट के थ्रू कॉल होता है। तो जब इंटरनेट का हम यूज करके कॉल करते हैं तो वॉइस या वीडियो कॉल्स ओवर इंटरनेट इज दैट इज नोन एज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। एग्जांपल जूम, स्काइप, गूगल मीट। ओके, इसका चीप कम्युनिकेशन होता है, काफी ग्लोबल कनेक्टिविटी होती है। ओके, सो यस। नेक्स्ट हमारा, तो नेक्स्ट समझने से पहले अब आपको बता दूं कि यहां तक जो आपका पूरा टॉपिक था वो ए का था,
यानी जो हमारा बना था, देखो मैं आपको पूरा यहाँ से बता देता हूँ। सबसे पहले मैं जो सिलेबस डिस्कशन कराया था, उस डिस्कशन में मैंने आपको बताया था कि हमें ए पढ़ना है, B1 पढ़ना है एंड B2 पढ़ना है। ओके, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, तो यहाँ पे जो आपको देखो सेक्शन ए के सारे टॉपिक्स आपको मैंने कवर करा दिए। डेटाबेस कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज सेकंड एंड कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, तो हमारा A1 का जो मतलब ए का जो टॉपिक है वो पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक मूव ऑन करेंगे B1 के साइड। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या बनेगा, एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग। ओके, ओके सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा B1 का एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी ए को कंप्लीट कर रखा हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है B1, तो B1 पे मूव ऑन करते हैं। तो एक्सेप्शन क्या होता है भाई, एक्सेप्शन बेसिकली एक ऐसा इवेंट होता है जो कि अकर करता है कब, एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम दैट डिसरप्ट द नॉर्मल फ्लो ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। ओके, सो यस, सिंपल मीनिंग में आप समझो, an error that happens while the program is running। वो एरर जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा हो तब आपको एरर मिले तो बेसिकली एक्सेप्शन होते हैं। जैसे प्रिंट 10/0 किए तो 0 डिवीजन एरर आ जाएगा, क्योंकि पाइथन 0 से डिवाइड किसी को नहीं कर सकता है। ओके, सो यस, देखो एरर्स कितने प्रकार के होते हैं, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर एंड लॉजिकल एरर। ओके, तो देखो सिंटैक्स एरर बेसिकली वे एरर होते हैं जैसे आपने पाइथन के कुछ सिंटैक्स फॉलो नहीं किए और ये एग्जीक्यूशन से पहले डिटेक्ट कर लिए जाते हैं। ओके, तो यस, तो यहाँ पे आप देखो कि इफ x ग्रेटर देन 5 प्रिंट हेलो, बट यहाँ पे कॉलन मिसिंग है, तो ये जो आपका है ये आपका सिंटैक्स एरर। ठीक है, तो यस, रन टाइम एरर, तो रन एरर मतलब एक्सेप्शंस अकर्स ड्यूरिंग एक्सेप्शन एग्जीक्यूशन, और these are called exceptions। जैसे x इक्वल्स टू 5 डिवाइड्स बाय 0। ओके, नेक्स्ट हमारा लॉजिकल एरर, प्रोग्राम रन सक्सेसफुली बट गिव्स रॉन्ग आउटपुट, हार्डेस्ट टू डिटेक्ट। तो मान लो आपने प्रिंट 2 into 2 किया और आप एक्सपेक्ट करो कि 5 आ जाए, तो ये आपका लॉजिकल एरर है, तो इसको डिटेक्ट करना तो काफी हार्डेस्ट है। ओके, तो यस, तो क्योंकि देखो आप खुद सोचो ना कि 2 into 2 तो 4 ही होता है। सो यस, तो आप समझते हैं कुछ बिल्ट इन एक्सेप्शंस कौन कौन से होते हैं। देखो, तो बिल्ट इन एक्सेप्शन और डिस्क्रिप्शन, देखो वैल्यू एरर, तो रॉन्ग वैल्यू टाइप अगर रहेगी लाइक स्ट्रिंग इंस्टेड ऑफ इंटीजर, तो वहां आपको वैल्यू एरर मिलने वाली है। टाइप एरर, ऑपरेशन ऑन रॉन्ग डेटा टाइप, अगर आप रॉन्ग डेटा टाइप पे ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो वो आपको टाइप एरर देगा। 0 डिवीजन एरर, तो ये आपको डिवीजन बाय 0 का एरर। इंडेक्स एरर, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज इन लिस्ट टपल। नेम एरर, वेरिएबल नॉट डिफाइंड एरर। इंपोर्ट एरर, मॉड्यूल कैन नॉट बी इंपोर्टेड। आईओ एरर, इनपुट आउटपुट के रिलेटेड फाइल एरर आ जाएगा। ईओएफ एरर, ठीक है, ईओएफ में क्या आ जाएगा, एंड ऑफ फाइल, नो प्रोवाइडेड, नॉट इनपुट प्रोवाइडेड। इंडेंटेशन, इनकरेक्ट इंडेंटेशन। ओवरफ्लो एरर, नंबर टू लार। देखो ये बेसिकली कुछ कॉमन एरर्स होते हैं और एग्जामिनेशन में सीयूईटी में तो इसी तरह पूछ लिए जाते हैं। भाई देखो, आपको डायरेक्टली दे देंगे और डायरेक्टली आपसे पूछ देंगे कि इसमें इसका मतलब क्या होता है, तो आपको ये चीज बढ़िया से याद करके जाना है। ओके, यस, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्राई एक्सेप्ट स्टेटमेंट। देखो ट्राई का मतलब क्या होता है और एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है। देखो ट्राई में हम बेसिकली वो कोड डालते हैं जो रिस्की कोड होते हैं, जहां पे एक्सेप्शन अकर होने की संभावनाएं होती है, और एक्सेप्ट में हम उसका हैंडलिंग कोड डालते हैं कि अगर वो होता है तो हम हैंडल कैसे करेंगे। लाइक दिस, अगर x का इनपुट नंबर प्रिंट 10/x, तो जैसे ही हम x की वैल्यू को 0 करेंगे तो एन एरर अकर्ड का आउटपुट आ जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है, क्योंकि 10/0 नहीं कर सकते। देखो पाइथन एग्जीक्यूट कोड इनसाइड ट्राई, अगर कोई एरर रहता है तो जंप टू नेक्स्ट, अगर कोई एरर नहीं है तो एक्सेप्ट स्किप हो जाता है। जैसे मान लो अगर 10/2 हो जाएगा तो इसका सीधा सीधा आउटपुट आ जाएगा 5। ओके, सो यस, नेक्स्ट है हमारा हैंडलिंग स्पेसिफिक एक्सेप्शंस। तो इस एक्सेप्शंस को बेसिकली हैंडल करते कैसे हैं, तो देखो यू कैन हैंडल डिफरेंट एरर सेपरेटली।
जैसे अगर 10/0 आता है, ठीक, तो इंट इनपुट इंटर नंबर, तो इनवैलिड इनपुट कर दो। अगर वैल्यू एरर, वैल्यू एरर का मतलब अगर वो वैल्यू नहीं होती है जो उसको वहां पे नीड है, तो वो आपको क्या देगा, वैल्यू एरर। जीरो डिवीजन एरर, अगर आपने जीरो दे दिया तो वहां पे एरर आ जाएगा, जीरो डिवीजन एरर। तो मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, एक वैल्यू एरर को भी देख लिया और एक यहाँ पे हाँ एक्सेप्शन क्या, यहाँ पे जीरो डिवीजन एरर भी। ओके, सो यस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम मल्टीपल एक्सेप्शंस के हैंडलिंग एक साथ कर सकते हैं। ओके, तो यस। नेक्स्ट है हमारा ट्राई एक्सेप्ट एल्स। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझो। ट्राई में हम एक रिस्की कोड जो रहता है डालते हैं। एक्सेप्ट एरर हैंडलिंग रन्स इफ नो एरर, अगर कोई एरर नहीं होता है तो वो रन करता है। देखो, एल्स तभी एग्जीक्यूट होता है जब कोई एक्सेप्शन अकर नहीं होता है। ठीक है, तो मान लो ट्राई किया क्या, x इक्वल्स टू इंट इनपुट इंटर नंबर, ठीक, एक्सेप्ट प्रिंट कर दिया एरर, अगर यहाँ एक्सेप्शन अकर होगा ही नहीं क्योंकि x की वैल्यू आपने इंटीजर वैल्यू मान ली डाली 8, तो जो आपने यहाँ पे डाल दी तो यू इंटर 8 का आउटपुट आ जाएगा आपको। तो यस, तो इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है। सो नेक्स्ट हमारा ट्राई एंड फाइनली। देखो, ट्राई एंड फाइनली का मतलब क्या होता है, फाइनली बेसिकली ऑलवेज रन के लिए। देखो, जब भी आप ट्राई में प्रिंट रनिंग को डालो और फाइनली मतलब फाइनली हमेशा एग्जीक्यूट होंगे, चाहे एक्सेप्शन अकर हो चाहे एक्सेप्शन अकर ना हो। तो फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नो मैटर व्हाट हैपेंस, यूज्ड फॉर क्लीन अप टास्क, जैसे क्लोजिंग फाइल्स, रिलीजिंग रिसोर्सेस। मान लो आप खुद सोचो कि आपने कोई फाइल को ओपन करके रखी है, कोई एक्सेप्शन अकर नहीं हुआ, तो हमने क्या किया, फाइनली में डाल दिया कि एफ डॉट क्लोज, तो फाइल को क्लोज कर देना भाई, एक्सेप्शन हो चाहे ना हो। अगर एक्सेप्शन होगा भी तो वो डायरेक्टली फाइनली हमेशा तक एग्जीक्यूट होने वाला है, तो फाइल क्लोज होगा ही होगा। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट यही है। ओके, सो यस। नेक्स्ट हमारा रेज स्टेटमेंट। देखो, रेज स्टेटमेंट क्या होता है, बेसिकली यूज टू मैनुअली जनरेट एन एक्सेप्शन, एक मैनुअली एक्सेप्शन को जनरेट करने के लिए रेज स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। जैसे एज की वैल्यू -1 है, इफ एज की वैल्यू 0 से छोटी है, यानी ऐसे समझो आप, एज जो है हमारा 0 से छोटा है, यानी 0 बड़ा है। ओके, तो जो क्या कर दो, एज कैन नॉट बी नेगेटिव का एरर दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे एज की वैल्यू -1 है, तो ऑलरेडी यहाँ पे जो वैल्यू एरर आ जाएगा। ठीक है, तो रेज का क्या मतलब है, मैनुअली क्या करता है, एक्सेप्शन जनरेट करता है, इनफोर्स ए रूल्स इन प्रोग्राम, और एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है इफ कंडीशन इज रॉन्ग। ओके, सो यस। नेक्स्ट टॉपिक, असर्ट स्टेटमेंट। असर्ट क्या करता है, डीबगिंग करने का काम करता है, टेस्टिंग कंडीशन बहुत बेसिक लेवल पे काम करता है। जैसे मान लो अगर आपको x इक्वल टू 5, अगर x 5 0 से बड़ा है, इफ x, देखो ऐसे मतलब x जो है 0 से बड़ा है तो मस्ट बी पॉजिटिव। ओके, तो कुछ कॉन्सेप्ट इसका यही होता है। और अगर मान लो इस तरीके से इसका कुछ होता कि जो 0 है वो क्या है, x, अगर इस टाइप का कंडीशन बनना होता तो वहां पे फिर हम अपना कंडीशन लगाते। तो बेसिकली यही काम है कि ये सर्ट कंडीशन क्या करता है, बेसिकली एक एरर मैसेज, मतलब हमें डीबगिंग और टेस्टिंग करने का काम के लिए देता है। इफ कंडीशन इज ट्रू नथिंग हैपन, कुछ नहीं होगा, इफ फॉल्स तो असर्शन का एरर आ जाता है। ओके, तो यस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फाइल हैंडलिंग। तो बेसिकली मैं बता दूं तो आपको मेरे ख्याल से एक्सेप्शन हैंडलिंग काफी क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो किस तरीके से एक्सेप्शन होकर होते हैं, किन तरीकों से एक्सेप्शन का हैंडल किया जाता है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप ये टेबल तो रट के जाओ, रट के जाना भाई इस टेबल को, क्योंकि ये टेबल से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो यस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइल हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग पढ़ते हैं। देखो देखो बताओ मेरे को फाइल होता क्या है। देखो, तो फाइल इज अ नेम्ड लोकेशन ऑन स्टोरेज यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली। देखो, डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए किसी पर्टिकुलर स्टोरेज पे उसका लोकेशन का नेम ही फाइल कहलाता है। जैसे अगर मान लो हमने डाला खुशी फाउंडेशन एकेडमी, खुशी फाउंडेशन एकेडमी का मैंने एक फोल्डर बना दिया,
तो इस फोल्डर में हमने अगर CUET के PYQ डाले हुए हैं तो वो जो स्टोरेज में स्टोर हुआ है डेटा परमानेंटली स्टोर होकर रखा हुआ है, तो दैट इज नोन एज फाइल। क्या? जो यहाँ पे हमने PYQ स्टोर करके रखे हैं कहाँ? स्टोरेज फोल्डर में। ठीक है, तो बेसिकली इसका कुछ कॉन्सेप्ट सिनेरियो इसी तरह होता है। ठीक है, वाई फाइल हैंडलिंग? फाइल हैंडलिंग क्यों? स्टोर करने के लिए परमानेंटली डेटा को, रीड सेव्ड डेटा लेटर, जो हमारा डेटा सेव है उसे हम बाद में पढ़ सकते, लार्ज डेटा इफिशियंटली, हम इफिशियंटली बड़े से बड़े डेटा को मैनेज कर सकें। ओके, सो यस। नेक्स्ट हमारा ओपनिंग अ फाइल। ओपनिंग अ फाइल मीन्स अगर हमें कोई फाइल को पाइथन में ओपन करना है तो उसके लिए हमें सिंटेक्स लिखना पड़ेगा, और वो सिंटेक्स क्या है? फाइल इज इक्वल्स टू ओपन, फाइल का नेम और मोड, किस मोड में हम उसे ओपन करना चाहते हैं। ओके, तो देखो फाइल का मोड क्या होता है। अगर हम मान लो कोई फाइल है उसको सिर्फ रीड करना चाहते हैं तो उसका मोड क्या है, देखो समझो। और हाँ, ये टेबल भी आप रट जाओ बिल्कुल। ठीक है, देखो आर मीन्स रीड ओनली, डब्ल्यू मीन्स डब्ल्यू ओवरराइट फाइल्स, ए मीन्स अपेंड डेटा, आर प्लस रीड प्लस राइट, आर बी रीड बाइनरी, डब्ल्यू बी राइट बाइनरी। देखो डब्ल्यू डिलीट्स ओल्ड कंटेंट्स और ए कीप्स ओल्ड कंटेंट। ठीक है, तो यस। ओके, तो नेक्स्ट हम समझते हैं क्लोजिंग अ फाइल। फाइल डॉट क्लोज फंक्शन का यूज किया तो जो फाइल होती है हमारी क्लोज हो जाती है। इससे क्या होता है? मेमोरी फ्री होता है और डेटा जो है प्रॉपरली सेव होता है। बेस्ट मेथड क्या होता है? देखो, विथ ओपन फाइल डॉट txt कॉमा मोड एज f और डेटा इक्वल्स टू f डॉट रीड। तो इससे क्या फायदा होता है कि हमें ये मैन्युअली डालना नहीं पड़ता है फाइल डॉट क्लोज, वो डायरेक्टली यहाँ पे इनबिल्ट ऑप्शन प्रोवाइड करता है। ओके, सो यस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रीडिंग फ्रॉम फाइल। रीडिंग फ्रॉम फाइल मीन्स रीड करना। क्या? रीड्स फुल कंटेंट एफ डॉट रीड। तो अगर हमने एफ डॉट रीड किया तो पूरा का पूरा वहां से रीड कर लेगा, पूरा पूरा पढ़ लेगा। रीड लाइन किया तो वन लाइन वो रीड करता है, और रीड लाइंस किया तो एज अ लिस्ट के फॉर्मेट में वो हमें डेटा प्रोवाइड करता है। ओके, सो यस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा राइटिंग। राइटिंग टू फाइल्स, तो अगर हमें राइट करना है तो राइट फंक्शन का यूज करना होता है। राइट लाइंस का मतलब है लिस्ट में डेटा पास करना होता है और वहां जाके स्टोर होता है। ओके, सो यस। अब आप समझो बाइनरी फाइल्स क्या होते हैं। तो बाइनरी फाइल्स बेसिकली वे फाइल्स होते हैं जो कि डेटा को एज अ बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करके रखते हैं, जो कि यूज्ड फॉर इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट्स एटसेट्रा। ओके, सो यस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फाइल पॉइंटर ऑपरेशन। देखो अगर हम टेल फंक्शन का यूज करेंगे तो जिस पोजीशन पे होगा वो पोजीशन रिटर्न कर लेता है। अगर हम सीक फंक्शन का यूज करते हैं तो मूव्स पॉइंटर टू स्पेसिफिक पोजीशन, हमें किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर हमें लेके जाना है, लाइक अगर 1, तो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे ये हमारा फाइल पॉइंटर चला जाता है, तो वहां से जो हमारा ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म होते हैं। ओके, सो यस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पिकल। तो देखो पिकल क्या होता है? पिकलिंग इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्टिंग पाइथन ऑब्जेक्ट टू बाइनरी फॉर्मेट। देखो इसके लिए कोड देखो, इंपोर्ट करो पिकल, ठीक है, नेम आशु, एज 20, ओपन फाइल डॉट dat wb, ठीक है, राइट बाइनरी मोड में एज एफ, और पिकल डॉट डंप डेटा कॉमा एफ। तो ये जो भी हमारे पाइथन के ऑब्जेक्ट्स हैं इन्हें एज अ बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर कर लेता है। ओके, और इसी का जस्ट अपोजिट दैट इज नोन एज अनपिकलिंग। ठीक है, इसी का जस्ट अपोजिट होता है हमारा अनपिकलिंग, मीन्स बाइनरी डेटा को पाइथन ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करें। सेम कॉन्सेप्ट, पिकल करो इंपोर्ट, ओपन करो फाइल डॉट dat, रीड ए बाइनरी एज एफ, डेटा इक्वल टू पिकल डॉट लोड एफ, और प्रिंट करो डेटा को, तो आपको वहां पे शो हो जाएगा। ओके, सो यस।
अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डेटा कम्युनिकेशन। ओके, सो यस, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा डेटा कम्युनिकेशन, मूव ऑन करते हैं। ओके, तो देखो डेटा कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम। ओके, तो अगर किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू हम डेटा का एक्सचेंज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर रहे हैं किसी भी दो या दो से अधिक डिवाइसेस के थ्रू, तो दैट इज नोन एज डेटा कम्युनिकेशन। ओके, सो यस, रियल अंडरस्टैंडिंग, whenever you send a message on WhatsApp, open a website, download a file, data is transmitted from one device to another device. Okay, so yes, अब आप देखो इस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट समझो। जैसे ही आपने WhatsApp पे कोई मैसेज भेजा, सेंड किया, वेबसाइट खुली, फाइल डाउनलोड हुआ, तो डेटा तो ट्रांसफर हुआ ना एक डिवाइस से अनदर डिवाइस के साथ। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमारा डेटा कम्युनिकेशन होता है, मतलब एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस, बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस। ओके, सो यस, नेक्स्ट हमारा टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। देखो सेंडर, तो सेंडर क्या होता है, बेसिकली डेटा को सेंड करता है। डिवाइस दैट सेंड्स डेटा, जिसमें कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया। ओके, सो यस, रिसीवर, रिसीवर बेसिकली डेटा को रिसीव करता है, लाइक लैपटॉप, प्रिंटर। ओके, मैसेज, एक्चुअल डेटा बीइंग सेंट, लाइक टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, तो दैट इज बेसिकली दैट इज, आप कह सकते हो कि एज अ मैसेज। तो जो भी हम मैसेज, देखो एज अ सेंडर आया, उसने आपको मैसेज भेजा, आपने वो रिसीव कर लिया, तो बेसिकली एक कम्युनिकेशन ही तो हो रहा है। आप यहाँ पे इंटरचेंजिंग कर रहे हो, डेटा ट्रांसफरेशन कर रहे हो, डेटा ट्रांसमिटिंग हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो यस, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रांसमिशन मीडियम। डेफिनेशन, पाथ थ्रू विच डेटा ट्रेवल्स, वो पाथ जिसके थ्रू डेटा ट्रेवल हो रहा हो, तो उसे ट्रांसमिशन मीडियम कहा जाता है। लाइक वायर्ड, वायरलेस, फुल फ्लो। देखो आप, सेंडर आया मीडियम के पास, और रिसीवर, मतलब सेंडर ने मीडियम को बोला और मीडियम ने रिसीवर को भेजा, फिर रिसीवर मीडियम को बोलेगा, ऐसे बोल, तो जब पूरा सीनरियो है कुछ इस टाइप से चलता रहता है। ओके, सो यस, अब आप समझो डेटा कम्युनिकेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। पहला सिंप्लेक्स, वन वे कम्युनिकेशन ओनली, कीबोर्ड टू कंप्यूटर। तो जैसे मान लो कीबोर्ड का मैंने कंप्यूटर के साथ अगर मैंने डेटा ट्रांसफर किया, तो यहाँ केवल वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है। क्या कंप्यूटर भी कीबोर्ड को बोल रहा है कुछ? नहीं। तो यहाँ जो हमारा सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन हो रहा है। ओके, हाफ डुप्लेक्स मीन्स टू वे, दोनों तरफ से होगा, बट सेम टाइम पे नहीं होगा, लाइक अ वॉकी टॉकी। आपने देखा होगा कि एज अ, आपने देखा होगा पुलिस वुलिस वगैरह वगैरह जो होते हैं, अगर उन्होंने एक बोला इधर से, तो दूसरा वेट करता है, और जब इनका वेट टाइमिंग खत्म हो जाता है, जब ये बोल लेता है, फिर वो बोलते हैं। तो दैट इज लाइक अ, मतलब टू वे कम्युनिकेशन बट नॉट एट द सेम टाइम। ओके, सो देखो बेसिकली ट्रांसमीटर रिसीवर एक तरह भेजा, ठीक। हाफ डुप्लेक्स में ऐसे आया, बट यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो टर्म्स होते हैं, मतलब टाइम, वन टाइम। फुल डुप्लेक्स का मतलब देखो टू वे कम्युनिकेशन साइमल्टेनियसली, एक साथ भाई फोन कॉल, आप किसी से बात करो, आप किसी से बात करो, यहाँ आप किसी से बात कर रहे हो, और ये इधर किसी से बात कर रहे हो, मतलब सेम टू सेम साइमल्टेनियस, ट्रांसमिट हो रहा है डेटा, रिसीव हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तो बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट इसका यही होता है। ओके, सो यस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेटवर्क प्रोटोकॉल। देखो प्रोटोकॉल का मतलब तो आपको मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, सेट ऑफ रूल्स। तो देखो नेटवर्क प्रोटोकॉल का मतलब, प्रोटोकॉल्स आर रूल्स दैट गवर्न कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। अगर हमारे पास कोई डिवाइस है, उसके बीच हमें प्रोटोकॉल्स हैं, यानी सेट ऑफ रूल्स हैं, तो वही जो हमारे नेटवर्क में कनेक्टेड डिवाइस है, दैट इज नोन एज नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। ठीक है, यस। तो व्हाई नीड, इसका नीड क्या है भाई? प्रॉपर डेटा ट्रांसफर करने के लिए, एरर्स को अवॉइड करने के लिए, और स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। ओके, सो यस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। देखो एक होता है HTTP और एक होता है HTTPS।
मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको कि HTTPS होता है जो, उसमें SSL की फीचर होती है, यानी सॉलिड सिक्योरिटी एंड लेयर। ओके, सो यस, तो जो पर्पज हमारे इसका क्या है, ट्रांसफर वेब पेजेस। ओके, सो यस, FTP पर्पज क्या है इसका भाई, ट्रांसफर फाइल्स। IP पर्पज क्या है, एड्रेसिंग या राउटिंग। ट्रिपल पी का मॉडल क्या मतलब, देखो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस। यहाँ से पिछली बार का PY का क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम आ रखा हुआ है, ठीक है। तो देखो बेसिकली इस पूरे का कॉन्सेप्ट यही होता है, तो आप इसे अच्छे से क्लियर कर लो क्योंकि यहाँ से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो यस, नेक्स्ट टॉपिक हमारा चैनल बैंडविड्थ एंड डेटा ट्रांसफर है। देखो चैनल मीन्स वो पाथ जिसके थ्रू डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, लाइक वायर्ड है, वायरलेस है, तो उसे चैनल कहते हैं। बैंडविड्थ अमाउंट ऑफ डेटा चैनल कैन कैरी, किसी चैनल के थ्रू अमाउंट ऑफ डेटा कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट इज नोन एज बैंडविड्थ। मीन्स इसे, इसका जो यूनिट होता है हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज। ओके, सो यस, like higher bandwidth, more data, faster communication. Data transfer rate means actual speed of data transmission. डेटा ट्रांसमिशन करने की जो एक्चुअल स्पीड है उसे डेटा ट्रांसफर रेट कहते हैं, लाइक बीट पर सेकेंड, किलोबाइट पर सेकेंड, मेगाबाइट पर सेकेंड, गीगाबाइट पर सेकेंड। एक चीज और देखो, 1 kbps इक्वल टू 1024 bps एंड 1 mbps इक्वल टू 1024 kbps। यही पिछले बार का PYQ में आ चुका है। ओके, सो यस, नेक्स्ट हमारा स्विचिंग टेक्निक। देखो स्विचिंग टेक्निक होते क्या हैं, वे मेथड्स यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रांसफर करना डेटा को ही जो मेथड्स यूज करे जाते हैं उन्हें स्विचिंग टेक्निक कहा जाता है। मतलब अगर हमारे पास कोई सोर्स है और डेस्टिनेशन तक हमारे को डेटा ट्रांसफर करना है, तो जो हम मेथड यहां यूज कर रहे हैं दैट इज नोन एज स्विचिंग टेक्निक। तो इसमें देखो कौन कौन से स्विचिंग टेक्निक्स आते हैं, सर्किट स्विचिंग। तो सर्किट स्विचिंग बेसिकली ए डेडिकेटेड पाथ इज एस्टेब्लिश बिटवीन बिफोर कम्युनिकेशन। मतलब आपके कम्युनिकेशन होने से पहले यहां पे एक पाथ पहले से बन जाएगा, उसके बाद आपका डेटा ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिट होता है, ठीक है, लाइक अ ट्रेडिशनल टेलीफोन। ओके, फिक्स्ड पाथ, रिलायबल, स्लो सेटअप होता है इसमें। ओके, सो यस, पैकेट स्विचिंग क्या होता है भाई, डेटा इज डिवाइडेड इनटू पैकेट्स एंड सेंड इंडिपेंडेंटली, जैसा इंटरनेट करता है। आप खुद देखते हो कि अगर आप कुछ वीडियो डाउनलोड करते हो तो डायरेक्टली नहीं डाउनलोड होता है भाई, वो पैकेट के फॉर्मेट था, पैकेट 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 के फॉर्मेट में आता है, ठीक है। अगर मान लो आप इस पैकेट पे रुक जाते हो तो नेक्स्ट पैकेट आप देखते हो कि वापस डाउनलोड होने लगते हैं, क्यों, क्योंकि आपको उतने पैकेट मिल चुके रहते हैं, बाकी नेक्स्ट पैकेट आपको रोल बैक नहीं होता, ठीक है, वापस से आना चालू कर देते हैं। फास्ट, इफिशिएंट, नॉट फिक्स्ड पाथ। ओके, सो यस, सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग में देखो, सर्किट स्विचिंग फिक्स्ड पाथ, कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन, डायनामिक पाथ, डेटा इन पैकेट्स यूजिंग टेलीफोन से यूजिंग इंटरनेट। ओके, सो ऐसे ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट यू कैन आल्सो लर्न अबाउट दैट। ओके, सो डेटा कम्युनिकेशन का द बेस्ट डायग्राम मैं आपको समझा रहा हूं। देखो जैसे ही सेंडर ने कोई डेटा भेजा यानी मैसेज भेजा, वो क्या होता है, पहले इनकोड, उसमें जो नॉइज होता है वो एज अ चैनल, फिर उसके बाद वहां डिकोडिंग होती है और रिसीवर होता है, और जैसे ही रिसीवर को रिसीव होता है डेटा, फिर वहां से कुछ फीडबैक देता है। ओके, सो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट होता है पूरा का पूरा सिनेरियो जो हमारा यही है कि डेटा कम्युनिकेशन बेसिकली जब सेंडर डेटा भेजता है तो इनकोड होता है मैसेज का फॉर्मेट, जो मैसेज इनकोड हो गया फिर वो मैसेज में कुछ नॉइज होता है तो चैनल्स के थ्रू रिमूव किए जाते हैं, फिर वहां पे वो डिकोड होते हैं और डिकोडिंग होने के बाद रिसीवर को प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, सो यस, सो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा यही होने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है कम्युनिकेशन मीडिया। तो कम्युनिकेशन मीडिया समझते हैं। कम्युनिकेशन मीडिया इज द पाथ थ्रू विच डेटा ट्रेवल्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। कम्युनिकेशन मीडिया बेसिकली वो मीडिया होता है या फिर वो पाथ होता है जिसमें डेटा ट्रेवल करता है कहां, सेंडर टू रिसीवर, लाइक गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड, वायर्ड एंड वायरलेस। ओके, so yes,
आप समझते हैं गाइडेड मीडिया क्या होता है। ओके आओ देखो, गाइडेड मीडिया बेसिकली वो फिजिकल केबल्स होते हैं जहां फिजिकल केबल्स यूज किए जाते हैं, उन्हें गाइडेड मीडिया कहा जाता है। फिजिकल केबल्स यानी जहां वायर्ड आ जाए उसे गाइडेड मीडिया कहते हैं। लाइक दिस ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ट्विस्टेड केबल में देखो, टू इंसुलेटेड कॉपर वायर ट्विस्टेड टुगेदर, दो अलग अलग इंसुलेटेड, देखो आप यहाँ पे आप समझ सकते, देखो ट्विस्टेड पेयर में यहीं पे जो होता है अलग अलग कॉपर वायर को इंसुलेट करके, यानी इंसुलेटेड कॉपर वायर को ट्विस्ट किया जाता है। यूज क्यों किया, ट्विस्ट क्यों किया जाता है, ताकि नॉइज और इंटरफेरेंस को कम किया जा सके। लाइक दैट इसका यूज कहाँ होता है, टेलीफोन लाइंस में, लैन नेटवर्क में, और इसके टाइप्स होते हैं यूटीपी एंड एसटीपी। ओके, एडवांटेजेस क्या है, काफी चीप होता है, इजी टू इंस्टॉल होता है, लो बैंडविड्थ इसका एडवांटेज, और शॉर्ट डिस्टेंस होता है। देखो आप यहाँ देखो, इसमें जैकेट है, इसमें फाइलर है, फॉयल सील्ड, ड्रेन वायर एंड इंसुलेटेड ट्विस्टेड पेयर कंडक्टर्स, यहीं पे देखो कॉपर वायर्स लगे हुए हैं। ओके, तो अभी आप समझ गए होंगे। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा कोएक्सियल केबल। देखो कोएक्सियल केबल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या है इसका, सेंट्रल कंडक्टर, इंसुलेशन एंड मेटेलिक सील्ड। इसमें क्या होता है, प्लास्टिक जैकेट होता है, फिर मेटेलिक सील्ड होता है, फिर डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है, फिर इनर कंडक्टर होता है। ओके, तो बेसिकली जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है। यस, सो इसका यूज कहाँ होता है, केबल, टीवी में, इंटरनेट में। एडवांटेजेस क्या है इसके, बेटर प्रोटेक्शन देन ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर से इसका बेटर प्रोटेक्शन होता है, बट ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। ओके, सो यस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑप्टिकल फाइबर। तो देखो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ये बेसिकली ग्लास या इसमें प्लास्टिक फाइबर्स होते हैं। ओके, वर्किंग डेटा ट्रांसमिटेड यूजिंग लाइट सिग्नल्स। ओके, सो यस, तो इसमें जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो लाइट सिग्नल्स के फॉर्मेट में डेटा ट्रांसमिट होता है, जिसमें देखो आउटर जैकेट लगा हुआ है, स्ट्रेंथ मेंबर है, क्लैडिंग हो गई, बफर कोटिंग हो गई, और ग्लास कोर जो आपके यही है, ये जो सारे पार्ट है ना, ये आपके सारे पार्ट्स ग्लास कोर होते हैं। इसकी स्पीड बहुत हाई होती है, लॉन्ग डिस्टेंस में भी वर्क कर रहे होते हैं, नो इंटरफेरेंस होता है, लेकिन ये काफी एक्सपेंसिव होते हैं और इसको इंस्टॉल करना काफी डिफिकल्ट होता है। ओके, सो यस, नेक्स्ट है हमारा अनगाइडेड मींस वायरलेस मीडिया। देखो वायरलेस मीडिया में देखो नो फिजिकल वायर, इसमें कोई फिजिकल वायर नहीं होता है, ये ट्रेवल करते हैं एयर के थ्रू। देखो इसमें जैसे रेडियो वेव्स जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज होती है। इसके देखो फीचर्स ओमनी डायरेक्शनल एंड ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। आप सभी देखो जैसे यहाँ पे ट्रांसमिट एंटीना है, यहाँ पे आपका नेटवर्क लगा हुआ है, ट्रांसमीटर लगा हुआ है, और यहाँ से आपका ये, यहाँ से आपका ये, तो एयर में जो आपका वायरलेस ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, तो इसका देखो यूज रेडियो में होता है, टीवी में होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन में होता है। ठीक है, तो यस, नेक्स्ट हमारा माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव से हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन ही हो रहा है, यानी अनगाइडेड। देखो गाइडेड अनगाइडेड समझ में आ रहा है आपको, तो देखो 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। देखो आप यहाँ पे देखो ग्राउंड बेस्ड यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन हो रहा है, और ये किससे कनेक्टेड है, सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड है। तो ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं और रिक्वायर्स लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गए, रेडार्स हो गए, तो बेसिकली माइक्रोवेव्स जो यूज किए जाते हैं वो इसलिए यूज किए जाते हैं। ओके, सो यस, नेक्स्ट हमारा इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स की रेंज बहुत शॉर्ट होती है और कैन नॉट पास थ्रू वॉल्स, वॉल्स के पास नहीं किया। जैसे रिमोट होता है, इंफ्रारेड रिमोट आपके टेलीविजन से कनेक्टेड होता है, तो वहां पे जो बहुत शॉर्ट रेंज होता है। ठीक है, सो यस, अगर आपका कोई वॉल होता है तो उससे पास नहीं कर सकते हैं, वहां से रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, इफ इन केस वेरी शॉर्ट रेंज हो तब, जैसे रिमोट कंट्रोल, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। ओके, सो यस, अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक वायरलेस टेक्नोलॉजी। देखो वायरलेस टेक्नोलॉजी में आता है पहला ब्लूटूथ। ओके, सो यस, देखो डेफिनेशन इसका समझते हैं, शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन जिसमें 10 मीटर्स, यूज कहाँ होता है, जैसे हेडफोन्स, कीबोर्ड, फायर शेयरिंग, और ये एक पर्सनल एरिया नेटवर्क को भी बना रहे हो, फॉर्म कर रहे हो। ओके, तो देखो ब्लूटूथ क्या होता है, एज आप सभी तो जानते ही होंगे। देखो जब हम बहुत शॉर्ट रेंज में वायरलेस कम्युनिकेशन करना होता है, लाइक अराउंड टू 10 मीटर्स, ओके, तो वहां पे हम ब्लूटूथ का यूज करते हैं। लाइक देखो हेडफोन्स में भी आजकल ब्लूटूथ यूज हो रहा है, कीबोर्ड्स एंड फाइल शेयरिंग। ओके, सो यस, नेक्स्ट है हमारा व्लैन।
LAN मीन्स वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी। ओके, देखो इसमें क्या होता है, ये सिंबल आप सबका सभी जान रहे होंगे। ओके, तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के यूज होता है, जिसमें कोई केबल नहीं होता है, जस्ट एक्सेस पॉइंट का यूज करके लाइक का होम वाईफाई। ओके, सो यस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोबाइल टेक्नोलॉजीज। देखो मोबाइल टेक्नोलॉजीज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, ठीक है। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी में 1G 1982 में था। ओके, आया ये, इसके फीचर क्या थे, एनालॉग सिग्नल्स, और ये सिर्फ और सिर्फ वॉइस ओनली पे ट्रांसमिट होते थे। 2G आया 1991 में, इसका फीचर क्या था, डिजिटल सिग्नल्स और बेटर वॉइस क्वालिटी प्रोवाइड करते। ओके, सो यस, नेक्स्ट हमारा 3G था 2001 में, फीचर्स इंटरनेट प्लस वॉइस। ओके, 4G था, फीचर्स हाई स्पीड और इंटरनेट स्ट्रीमिंग के लिए, वीडियो कॉल्स के लिए, और 5G तो आज के टाइम का सबसे हाईएस्ट लो लेटेंसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी। ओके, सो यस, तो बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है यही है। देखो मोबाइल टेक्नोलॉजीज वाले में काफी इंप्रूवमेंट हुए और आज के डेट में अभी हम 5G पे हैं। तो ये सारी चीजें, और यहाँ से आपको काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं CUET UG में, वो डायरेक्टली पूछ लेंगे कि अगर 1G था तो 1G में कौन से जो फीचर थे, इसमें इनमें से कौन से फीचर नहीं है, तो आप ये सारे फीचर्स अच्छे से पढ़ लो, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ओके, सो नेक्स्ट हम समझते हैं डिफरेंसेस बिटवीन वायर्ड एंड वायरलेस। तो फीचर वायर्ड एंड वायरलेस। ओके, सो यस, मीडियम केबल एयर। तो देखो मीडियम क्या है, केबल और एयर, वायर्ड में केबल और वायरलेस एयर। इसमें स्पीड होता है, जबकि इसकी स्पीड हाई होती है, इसकी वेरिएबल काफी मतलब नॉर्मल स्पीड होती है, क्योंकि वो एयर के थ्रू पास आउट हो रहे होते हैं ना, इस वजह से। कॉस्ट इसकी मॉडरेट होती है, बस इसकी लो होती है। मोबिलिटी लो होती है, इसकी हाई होती है। ओके, सो यस, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल वर्सेस ट्विस्टेड पेयर। तो ऑप्टिकल वर्सेस ट्विस्टेड पेयर में आप डिफरेंस समझ लो, क्योंकि यहां से आपके काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। सो यस, फीचर्स ऑप्टिकल फाइबर एंड ट्विस्टेड पेयर। देखो इसकी स्पीड काफी हाई होती है, इसकी स्पीड काफी लो होती है, इसकी डिस्टेंस काफी लॉन्ग होती है, इसकी डिस्टेंस काफी शॉर्ट होती है। ओके, इसकी कॉस्ट काफी हाई होती है एंड इसकी कॉस्ट काफी लो होती है, एंड इसके फीचर्स ऑप्टिकल फाइबर एंड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, तो इसमें फीचर्स हो जाए आपके ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, तो बेसिकली जो ऑप्टिकल फाइबर होता है काफी फास्ट होता है, बट ट्विस्टेड पेयर इसके काफी लो होते हैं, बट ऐसे ऐसे सीक्वेंस में देखोगे ना तो इसका कॉस्ट काफी हाई होता है। तो सबके अपने अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ तक कंप्लीट करा दिया मैंने डेटा कम्युनिकेशन। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक में अब मैं बता दूं, तो हमने क्या क्या कवर कर लिया, सेक्शन ने हमने कंप्लीट कवर कर लिया। सेक्शन B1 में हमने एक्सेप्शन कवर कर लिया पाइथन का, एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, एंड नेक्स्ट हमने क्या कवर किया, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डेटा कम्युनिकेशन। तो 3 टॉपिक्स हमारे B1 के कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, तो जो बाकी के बचे हुए नेक्स्ट टॉपिक्स हैं जो हमारे हैं, स्टैक, क्यू, सर्चिंग, सॉर्टिंग, अंडरस्टैंडिंग डेटा। ओके, तो ये और एक हमारा टॉपिक बच रहा है सिक्योरिटी एक्सपेक्ट्स। तो ये जो हमारे टॉपिक्स हैं, इसके साथ साथ हम नेक्स्ट जो डेटाबेस के क्वेरी लैंग्वेजेस, डेटा हैंडलिंग पांडास, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास टूल, यानी B2 के टॉपिक्स जो इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के टॉपिक्स हैं, वो हमारे नेक्स्ट पार्ट सेकंड में आएगा। ओके, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट 1 शॉट होने वाला है। ओके, तो एज अ ओवरव्यू दे देता हूं मैं आपको। तो इस 1 शॉट में हमने क्या क्या देखा, इस 1 शॉट में हमने कंप्लीट डेटाबेस के कॉन्सेप्ट पढ़े, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL पढ़ा, SQL 2 पढ़ा। ओके, और कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पूरा पढ़ा। देखो तो और इसके साथ साथ हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में पढ़ा और कंप्यूटर नेटवर्क्स का डेटा कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 के 1 शॉट में जो बचे हुए B1 के टॉपिक्स हैं और उसके बाद जो बचे हुए B2 के टॉपिक्स हैं, वो सारे के सारे हम नेक्स्ट टॉपिक और टॉपिक्स के और वीडियो के साथ कवर कर रहे होंगे। ओके, सो यस, आज का वीडियो यहीं तक। ओके, आप सभी को कोई इशू हो आप कमेंट आउट करो। ठीक है, और अगर आपको इस PDF की लिंक चाहिए, इस नोट्स की लिंक चाहिए, काफी शॉर्ट नोट्स है और काफी बेस्ट नोट्स रहेंगे आपके लिए, ताकि आप 1 टाइम में रिवीजन कर सको, तो आप हमारी वेबसाइट खुशी फाउंडेशन academy.com से
डाउनलोड कर सकते हो। ओके, वहां आपको फ्री नोट्स के सेक्शन मिल जाएंगे और आपको वहां से फ्री नोट्स डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इसके साथ साथ आप पूरे कोर्स का जो प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको पीआईक्यू क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।